हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट की 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो अब आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और बढ़िया से बढ़िया स्कोर लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आप लोगों का सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट और कंफर्ट और क्लैरिटी जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो, कंसेप्ट्स वगैरह को आप इंजॉय कर सकें। अब ये जो इंटरेस्ट आपका इन सब्जेक्ट्स में डेवलप हो, इसके चलते आप और फर्दर इन सब्जेक्ट्स में स्टडी करें, इनकी फील्ड्स में आप आगे जाएं हायर एजुकेशन के लिए, इनमें अच्छे अच्छे करियर्स बनाएं, इनकी मदद से अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसका चैप्टर नंबर 6 योगा एंड इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम, इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का या फिर वन शॉट रिवीजन का थर्ड एज वेल एज फाइनल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें हमने 2-3 बातें देख ली हैं। सबसे पहले तो योग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलेवेंट है और क्यों हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने तरीकों का योग जो है वो होता है, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, पूरा इवोल्यूशन की प्रक्रिया क्या है और उसके क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। और उसके बाद में फिर जो बेसिक योग वगैरह थे वो सब हम लोगों ने पहले पार्ट में इसके देखकर खत्म किया था। सेकेंड पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट आसन्स वगैरह थे वो हम लोगों ने देखे थे। आज का जो पार्ट रहेगा इसमें भी जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द आसन्स हैं वो, एंड इसके बाद प्राणायाम के बारे में और ध्यान के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। कई लोग ये पूछ सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है तो फिर आपने भाई एक ही वीडियो में करवाना चाहिए था। इसका जवाब मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी दिया है, मगर वो बच्चे जो डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से सवाल का जवाब दूंगा कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक ही पार्ट में अगर हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिविजन बनाया होता, एक ही हिस्सा बनाया होता, तो वो कम से कम 10-12 घंटों से ऊपर चला जाता। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों के लिए वो वीडियो देखना बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता और फिर आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है उसका नहीं उठा पाते। तो आपका कन्वीनियंस बना रहे, आप जो है इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और बोर ना हो, आपका जो है एकदम से इंटरेस्ट ना खत्म हो जाए, आप और इफेक्टिवली वेल ऑन टाइम आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़कर समझकर खत्म कर सकें। इसलिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए इसको पार्ट्स में आपके सामने लेकर आया गया है। जैसे कि इसके पहले के 2 जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स, उसके साथ में भी किया गया था। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो पहला आसन अपने को देखना है उसका नाम है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन में जो सेतु शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है ब्रिज। सेतु और बंध का मतलब होता है बांधना, यानी कि टेक्निकली सेतु बंध का मतलब होता है किसी भी जगह पे ब्रिज बांधना। अब इस आसन को सेतु बंध आसन क्यों बोला जा रहा है? इसको सेतु बंध आसन इसलिए बोला जा रहा है कि सेतु बंध का जो लिटरल मतलब होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिज। और इस पर्टिकुलर आसन में आपकी बॉडी जो फाइनल पोस्चर अक्वायर कर लेती है, जो फाइनल जो पोजीशन आपकी बॉडी बना लेती है, उसमें वो एक ब्रिज की तरह लगता है, या फिर उसमें जो आपकी बॉडी की पोजीशन है वो एक ब्रिज की तरह समझ में आती है। तो क्योंकि आपकी बॉडी बेसिकली इस आसन में एक ब्रिज को इमिटेट करती है, एक दूर से देखने में काफ़ी हद तक जो है बंधे हुए पुल की तरह लगती है, इसलिए इसको सेतु बंध आसन कहा जाता है। तो ये तो खैर इसके नाम की बात हुई। अब इस आसन को किया कैसे जाता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो प्रैक्टिस की स्टेजेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको अपनी पीठ के बल जो है लेटना होता है। आप अपनी पीठ के बल जो है ज़मीन के ऊपर लेट गए। उसके बाद में बेंड बोथ द लेग्स एट द नीज एंड ब्रिंग द हील्स नियर द बुटक्स। इसके बाद में आपने अपने दोनों के दोनों जो घुटने हैं इनको मोड़ना है, और मोड़ने के साथ ही साथ आपके जो हील्स हैं जितना ज़्यादा आप अपने बुटक्स के करीब लेकर आ सके उतना ज़्यादा आपको अपने बुटक्स के करीब दोनों आपके जो पैरों के हील्स हैं उनको लेकर आना है। तो पहले वाले स्टेप में 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आप अपना पीठ के बल लेट गए, उसके बाद जब एक बार रिलैक्स होकर लेट गए उसके बाद में आपने अपने घुटने मोड़ना शुरू किए और घुटनों को आप बेंड करते गए। बेंड इस तरह से करते गए कि आप अपने जो दोनों आपके पैर हैं या फिर पैरों के तलवे हैं जितना ज़्यादा हो सके बुटक्स के उतना ज़्यादा पास में ला सकें। तो पहली स्टेप में हम लोगों ने ये चीज़ करी। नेक्स्ट स्टेप में वाइल होल्डिंग बोथ द एंकल्स फर्मली कीप द नीज एंड द फीट इन वन स्ट्रेट लाइन। अब आप दोनों के दोनों जो एंकल्स वगैरह हैं यहाँ से इसको दोनों के दोनों एंकल्स को होल्ड करते
हुए अपने को ध्यान रखना है कि आपकी जो दोनों नीज हैं और आपके जो दोनों फीट्स हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आपके जो दोनों नीज हैं और आपकी जो फीट्स हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने आप को पकड़ रहे हो तो आपके दोनों ये जो आपका पूरा का पूरा ये पॉस्चर है, इस पॉस्चर में जब अपनी बॉडी को आप लेकर आ रहे हो तब ये आपकी नीज और आपकी फीट्स एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरी बात ये कि आपके पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितना आपके कंधों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक, दूसरी स्टेप में ये इंपॉर्टेंट बात है, व्हाइल होल्डिंग बोथ द एंकल्स फर्मली कीप द नीज एंड फीट इन वन स्ट्रेट लाइन। दोनों एंकल्स को पकड़ के रखते वक्त आपने जो नीज और आपकी फीट है इनको आपने एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। सेपरेशन बिटवीन लेग शुड बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द शोल्डर्स। दो बातें हम लोगों ने यहां तक कर ली हैं। सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हम लोग अपने पीठ के बल लेट गए। पीठ के बल लेटने के बाद में हमने अपने घुटनों को मोड़ना शुरू किया और घुटनों को मोड़ के अपने पैरों को अपने बुटक्स के पास लाना शुरू किया इस पोस्चर में। जब इस पोस्चर में जितना ज्यादा हो सके हम अपने पैरों को अपने बुटक्स के पास लेकर आए तो दो तीन शर्तें हैं यहाँ पर। पहला तो यह कि ऐसी परिस्थिति में जब यह आपका शेप आपकी बॉडी इख्तियार कर रही है, इस शेप में आ रही है, तब आपके जो नीज और आपके फीट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। दूसरा ये कि आपके दोनों पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही होना चाहिए जितना आपके कंधों के बीच में डिस्टेंस है। ये दो बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी चीज, इनहेल स्लोली एंड रेज योर बुटक्स एंड ट्रंक्स अप एज मच एज यू कैन। इसके बाद में अब आपने श्वास लेते हुए अपने बुटक्स को और आपके ट्रंक को, आपके हिप्स को और आपका ये वाला जो पोर्शन है इसको आप जितना ऊपर की तरफ में उठा सकते हैं इसको आपने ऊपर की तरफ में उठाना है। ठीक है जी। इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपने अपने बुटक्स को, आपके ट्रंक को और आपकी थाइज, आपकी जो अपर थाइज वाला पोर्शन है इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऊपर की तरफ में उठाना है और एक ब्रिज जो है वो फॉर्म करना है या फिर अपने आप को एक ब्रिज के शेप में लेकर आना है। अब इस तरीके से जब आप फाइनल ये ब्रिज बनाओगे तो फाइनल आपका पोस्चर जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि दोनों हथेलियों का आप इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हो, जैसे यहां पर इस साधक ने इसको इंटरलॉक करके रखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप ये पर्टिकुलर जो फाइनल पोजीशन या ये फाइनल पोस्चर अख्तियार करोगे, ये फाइनल पोस्चर जो है इसको बोला जाता है सेतुबंध आसन। अब ये इस पर्टिकुलर पोजीशन में इस पर्टिकुलर आपका ये जो आपने ये जो आसन पकड़ के रखा हुआ है, ये जो पोजीशन पकड़ के रखी हुई है, इसको 10 से 30 सेकंड तक मिनिमम आपने पकड़ के रखने की कोशिश करनी है। अगर आप इससे ज्यादा भी इस आसन को पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप इस आसन को लगा सकते हैं तो लगा के रखिए। अब जितनी देर तक आप इस आसन में रह सकते हैं इस तरीके से रहिए और इसके बाद में फिर आपने एक्सहेल करना है, श्वास छोड़नी है और धीरे 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 अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट कर आ जाना है। और उसके बाद में आपको एकदम अपना सिंपल जो है पीठ के बल लाए करके एकदम रिलैक्स हो जाना है, जिसको कई बार हम लोग शवासन भी बोलते हैं। तो कई फिर उसके बाद में आपको शवासन जो है इसमें रिलैक्स करना है। तो क्या क्या चीजें की गई हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग अपना पीठ के बल लेट गए। पीठ के बल लेटने के बाद आपने अपने घुटनों को मोड़ना शुरू किया और अपनी फीट्स को अपने बुटक्स के पास में लेकर आ गए। इसके बाद दूसरा काम जो हमने किया है, इंश्योर किया है कि प्रक्रिया करते वक्त हमारे जो नीज और हमारे जो फीट्स हैं उसके बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन बनी रहे, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बना रहे। ये करने के बाद में फिर हमने इनहेल करते हुए अपना जो ट्रंक है और अपना जो बुटक्स वगैरह है सारे के सारे पोर्शन को ऊपर की तरफ में उठाया है एंड जितना ज्यादा हो सके ऊपर की तरफ में उठाकर हम इसको एक ब्रिज के शेप में जो है लेकर गए। यहाँ पे दो बातों का और ध्यान रखना है कि आपके पैरों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना आपके शोल्डर्स के बीच में डिस्टेंस है। एंड दूसरी बात यह कि आप अगर चाहें तो सपोर्ट के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो फाइनल पोस्चर आपका बनकर तैयार होगा एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको सेतुबंध आसन कहा जाता है। इस पोस्चर को 10 से 30 सेकंड या उससे ज्यादा अगर आप पकड़ के रख सकते हैं, पकड़ के रखें, जितनी देर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं करें। जब आपको लगता है कि अब आपकी बस हो गई है या फिर आपकी फिजिकल लिमिट्स के पार जा रहा है, तब आप फिर एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 फाइनल नॉर्मल अपने पोस्चर में आ जाएं। जो सारी की सारी आपने स्टेप्स करी थी वो सबकी सब रिवर्स ऑर्डर में लगा दें और उसके बाद में एकदम नॉर्मल हो जाएं, ओरिजिनल पोजीशन में लेट जाएं और पीठ के बल लेटे लेटे रिलैक्स करें या फिर शवासन इसको कहते हैं, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे भी। तो शवासन जो है उसमें रिलैक्स करें। तो ये जो है आपका सेतुबंध आसन कहलाता है। अब इसके डूज या डोंट्स क्या क्या है। सबसे पहले कीप द फीट नियर द बुटक्स। अब आपकी फीट जो है जितना ज्यादा हो सके आपको अपना उतना ज्यादा बुटक्स के करीब में लेकर जानी है, पहली चीज। दूसरा, आपकी नीज ग्राउंड के एकदम वर्टिकल होनी चाहिए। तीसरा, अवॉइड गिविंग एनी जर्क टू द बॉडी इन द फाइनल पोजीशन। ठीक है, आपका जब फाइनल पोजीशन बनकर तैयार हो जाएगा, आपकी जब बॉडी एकदम इस पर्टिकुलर फाइनल पोस्चर में आ जाएगी, तब किसी भी तरीके का जर्क उसको नहीं देना है,
है, झटका नहीं देना है। बिसाइड दिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर समस्या है तो उसको अवॉइड करिए, जहां तक हो सके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचिए। तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा हो सके अपने फीट को अपने बुटक्स के उतना ज्यादा करीब लाना है। नीज जो है वो ग्राउंड के वर्टिकल होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जर्क आपकी बॉडी को फाइनल पोजीशन में नहीं लगना चाहिए, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में इस पूरे के पूरे आसन को, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आपने अवॉइड करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा जो काम है, ये सारी चीजें अगर आपने करी हैं तो इसको करने का आपको फायदा क्या मिलेगा? अगर आप सेतु बंद आसन की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हम लोग को क्या फायदा या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के स्ट्रेन्स हैं तो वो सारे के सारे स्ट्रेन्स वगैरह को ये रिमूव करता है। दूसरा ये कि आपके कॉलन को एक तो अच्छे से ये स्ट्रेच करता है, प्लस उसकी अच्छे से जो है मसाज हो जाती है। साथ ही साथ आपके जो दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, एब्डोमेन के जितने भी आपके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनका बढ़िया मसाजिंग हो जाती है और अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसके अलावा जब आप इस आसन को पकड़ के रखते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि लंग्स वगैरह जो है उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ज्यादा एक्शन में आ रहा है। लगातार आप इस आसन को थोड़ा थोड़ा देर में अगर लगाते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है। तो इसके चलते आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होती है। बिसाइड दिस आपकी बैक मसल्स वगैरह, जो पीछे का पूरा पोर्शन है इसकी जो बैक मसल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, एंड आपकी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये सारे जो हैं आपको फायदे सेतु बंद आसन करने के मिलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन आता है विपरीत करनी, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट जो अपना ये आसन है जिसका नाम विपरीत करनी आसन है, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पहला है विपरीत और दूसरा है करनी। तो संस्कृत भाषा में विपरीत जो शब्द है इसका मतलब होता है अपोजिट, और करनी का मतलब होता है डूइंग। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा आसन जिसमें शरीर जो है उसको एकदम अपोजिट पोस्चर में लेकर जाया जाता है, जिस पोस्चर में आपकी बॉडी जनरली है उसके अगर अपोजिट पोस्चर में लेकर आप जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो कहलाती है विपरीत करनी आसन। जैसे कि अब अपने को खड़ा होना है, इस तरीके से आपकी बॉडी है कि आपका सर ऊपर रहता है, उसके नीचे फिर आपका धड़ आता है, फिर आपके पैर आते हैं। अब अगर आप आसन इस तरीके से लगाएंगे कि आपका जो सर है वो नीचे की तरफ में आ जाए, आपका धड़ जो है उसके बाद और सबसे ऊपर आपके पैर आ जाएं, तो बेसिकली आपने किया क्या है, जिस तरीके से आपकी बॉडी की बीइंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इंक्लिनेशन में आप उसको लेकर गए। इसीलिए इस आसन को जो है विपरीत करनी आसन बोला जाता है। अब करते कैसे हैं देख लेते हैं, मगर उसके पहले बता देते हैं फाइनल पोस्चर कुछ हद तक इस तरह से आपको देखने को मिलता है। आपके पैर ऊपर की तरफ आते हैं, सर नीचे आ जाता है, टॉर्सो जो है बीच में रहता है। चले देखते हैं सर। तो सबसे पहले लाई इन रिलैक्स सुपाइन पोजीशन विथ लेग्स टुगेदर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, पीठ के बल लेटना है। सुपाइन पोजीशन जो है उसमें अपने को ढीला छोड़ना है अपने आप को, और पीठ के बल लेट जाना है। और इस पूरे प्रोसेस में आपके जो पैर हैं वो साथ में आपको जोड़ के रखना है। ठीक, तो पहली चीज क्या करनी है, पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है और आपके पैर जो हैं वो साथ में आपको जोड़ के रखने हैं, पहली चीज। उसके बाद में रेज द लेग्स अप कीपिंग देम स्ट्रेट। इसके बाद में आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ में उठाना है, और ये जब आप कर रहे हो तब ये जो आपके पैर हैं एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। तीसरा, पुश डाउन ऑन द आर्म्स एंड हैंड्स एंड रेज द बुटक्स। इसके बाद में आप अपने पैरों को जितना ऊपर की तरफ में उठा सकते थे उठाइए। उसके बाद आप चाहें तो अपने हाथों का सपोर्ट दें, मगर यहां से फिर आपको अपने बुटक्स वगैरह को उठाना है। जैसे यहाँ पे साधिका ने अपने आपको जो है बुटक्स या फिर हिप्स के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कमर पे सपोर्ट दिया है, और यहां से अपने आप बॉडी को जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ में उठाकर लेकर गई है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पुश डाउन ऑन द आर्म्स एंड हैंड्स एंड रेज द बुटक्स। उसके बाद में सपोर्ट द लोअर बैक विथ हैंड्स कीपिंग एल्बो ऑन द फ्लोर। अब एक बार आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऊपर की तरफ में उठा चुके हैं, आपके हिप्स या फिर आपके बुटक्स वगैरह से आपके लेग्स वगैरह तक सारा जो पोर्शन है अगर हवा में ऊपर की तरफ इस तरह से उठा हुआ है, अब आपने करना यह है कि आपने आपकी जो लोअर बैक है, आपकी जो कमर है, उस पर हाथ रखकर अपने दोनों पाम्स वगैरह की मदद से और आपके जो हैंड्स या एल्बोज आपके ग्राउंड पे रखे हुए हैं उसकी मदद से ये जो आपने पैरों को ऊपर की तरफ में किया हुआ है इसको सपोर्ट करना है। अब ये जो आपका पोस्चर या फिर ये जो आसन बन गया है जिसमें अब आपके पैर एकदम ऊपर की तरफ में है, बुटक्स वगैरह भी जो है वो ग्राउंड से टच नहीं हो रहा है, और आपने कमर से अपने आप को पकड़कर सपोर्ट किया हुआ है इस पोस्चर को। थोड़ी देर तक इस पर्टिकुलर पोस्चर में रहने की कोशिश करें, मगर जब तक आप इस पोस्चर में रहें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको स्टीडीली इस पोस्चर को मेंटेन करना है, हिलना डुलना नहीं है। दूसरी चीज ये कि जहां तक हो सके नॉर्मल ब्रीथिंग मेंटेन करनी है, जहां तक हो सके अपनी श्वास वगैरह जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद में जब आपसे लगे कि आपको लगे कि आपकी बस हो रही है, एल्बोज पे अब जोर आ रहा है, हाथ जो है उनमें दर्द हो
हो रहा है, बॉडी का वेट ज्यादा हो रहा है ऐसी, या बॉडी का जो वजन है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपसे स्टिल या फिर स्टीडी रहते नहीं बन रहा, तब फिर से जो है अपने पैरों को नीचे की तरफ में लेकर आ जाएं और उसके बाद में फिर से अपनी पीठ के बल लेटकर सुपाइन पोजीशन में रिलैक्स करें। इस तरीके से जो है आपने इस आसन की पूरी की पूरी जो है प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो क्या क्या किया है हम लोगों ने इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें यह किया है कि हम अपनी पीठ के बल लेट गए, पीठ के बल लेटने के बाद में हमने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया, फिर हमने अपने पैरों को जोड़ा और दोनों लेग्स को जोड़ने के बाद में स्ट्रेट अप करके उनको ऊपर की तरफ में उठाया। जब आपके मैक्सिमम लेग ऊपर की तरफ में उठ के आ गए तब आपकी बॉडी और आपके लेग्स के बीच में बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, लगभग इस तरीके की जो है स्थिति बनेगी। अब आपने ये करना है कि आपने अपने एल्बोस को ग्राउंड पे रखना है, जमीन पे रखना है और अपने दोनों हाथों की मदद से अपने कमर, अपने जो बुटक्स वगैरह है इनको उठाने में हेल्प करनी है। जब ये पोर्शन उठ जाए तब आप अपने जो दोनों हाथ हैं इनको कमर पर रखिए और यहां से अपने आप को सपोर्ट करिए। एंड ये जो पोस्चर आपका बनकर तैयार हुआ है, अब इस पोस्चर में जितना देर हो सके रहने की कोशिश करिए। ये स्टीडी जो आपका पोस्चर है इसमें आपको एक तो स्टीडी रहना है, एक तो ये पूरा का पूरा जो पोस्चर है इसमें आपको स्टीडी रहना है, एकदम हिलना डुलना नहीं है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो क्या करनी है, आपकी ब्रीथिंग पूरी प्रक्रिया के वक्त में नॉर्मल होनी चाहिए, श्वास का आना जाना नॉर्मल रखना है। अब ये जो है आपको पोजीशन मेंटेन कर रखनी है जब तक हो सके, उसके बाद में इस पोजीशन को आप जो है रिलीज कर दें, रिलैक्स करें और फिर से आपका सुपाइन पोजीशन में लौटा है। ये जो तरीका है इसकी मदद से इस आसन को किया जाता है। अब इसका जो डू एंड डोंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं, पहला तो ये कि आपकी जो बॉडी का बैलेंस है उसको आपने एल्बोस वगैरह की मदद से मेंटेन करना है। दूसरी चीज ये कि आपकी जो दोनों की दोनों नीज है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपने इस पोस्चर की प्रैक्टिस जो है इमीडिएटली, अगर कोई वायलेंट एक्सरसाइज वगैरह करी है, बहुत आप एकदम दौड़े भागे हैं, कुछ अपने पुशअप्स मारे हैं, क्रंचेस वंचेस किए हैं, तो फिर उसके बाद में एकदम जस्ट बाद आप इसकी प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस पोस्चर इमीडिएटली आफ्टर एनी वायलेंट एक्सरसाइज। खूब अगर 8-10 मीटर दौड़ के आए हो, 8-10 किलोमीटर दौड़ कर आए हो, कहीं पे आपने जिम में जाके वेट्स उठाए, इस तरीके की चीजें करी हैं, तब अगर हो सके तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या इस पोस्चर की प्रैक्टिस उसके जस्ट बाद ना करें। बॉडी को रिलैक्स होने दें, कूल डाउन होने दें, ठंडा होने दें, उसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसी के साथ में अगर बीपी का भी कुछ इशू वगैरह है तो भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हार्ट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको ना करें, आप इससे बचें, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो उससे फिर क्या होता है। देखिए, अगर आप लगातार इस पर्टिकुलर आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके चलते आपका डाइजेशन काफी अच्छे से इंप्रूव होता है, खाना बढ़िया तरह से पचने लगता है। दूसरा ये कि आपका एपेटाइट स्टिमुलेट हो जाता है, भूख अच्छी लगने लगती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती बहुत ज्यादा, या जो जितना उनकी क्षमता होनी चाहिए, जितना उन्हें खाना चाहिए, खासतौर पर जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको उतनी भूख नहीं लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके एपेटाइट को ये बहुत अच्छे से जो है स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो उसको भी रिलीव करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। दूसरा ये कि अब क्योंकि आपने पूरे के पूरे बॉडी को जो है अपसाइड डाउन कर रखा है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रह जाता, ये इंपैक्ट होता है और इनफैक्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट होता है। तो इसकी लगातार प्रैक्टिस करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है और ब्रेन जो है उस तक ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन में एक खास तरीके की चमक या फिर एक लस्टर लेकर आता है। बिसाइड दिस, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया या थाइमस ग्लैंड्स वगैरह हो गया, इनकी फंक्शनिंग वगैरह बहुत इफेक्टिवली या बहुत अच्छी तरीके से आपका बैलेंस होती है। इसके अलावा अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा के शिकार आप हो गए, एक चीज, वेरिकॉज वाइन्स की अगर इश्यूज वगैरह, वीन्स की अगर इश्यूज हो रहे हैं और अगर हार्निया की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सारी परिस्थितियों में भी आपका ये जो आसन है, ये विपरीत करनी आसन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। अगला जो आसन आता है इसका नाम है शवासन। अब देखते हैं तो शवासन के बारे में अब हमको बात करनी है। शवासन में देखिए जो शब्द आ रहा है शव, अगर संस्कृत भाषा में बात की जाए तो शव का मतलब होता है, लिटरल मतलब बनता है डेड बॉडी। यानी कि जब भी हम लोग बोलते हैं शव, इनफैक्ट संस्कृत भाषा के अलावा ये हिंदी और इसकी जो आपकी कई सारी आपकी दूसरी लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ में, उसमें भी ये शब्द जो है जस का तस सेम मीनिंग के साथ में इस्तेमाल होता है। जब हम लोग बोलते हैं शव, शा और व,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी। याद रखिएगा, तो संस्कृत में और इसके अलावा जो जितनी भी आपकी डिराइव्ड लैंग्वेजेस हैं संस्कृत से, उसमें शव का मतलब जनरली डेड बॉडी होता है। अब इस पोस्चर को शव आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इस पोस्चर में आप लेटे रहते हैं या फिर जब इस पोस्चर में या जब इस आसन में आप रहते हैं, तब आपकी बॉडी एक डेड बॉडी को रिजेंबल करती है, या दूर से देखकर ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है, ये जो इंसान है, ये शायद जा चुका है और उसका सिर्फ मृत शरीर जो है वो पड़ा हुआ है, उसकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इस पोस्चर में ये व्यक्ति लेटा हुआ है, दूर से अगर आप इसको देखेंगे या दूर से एक सर्टेन पॉइंट तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट या कोई आपको जो है चहल पहल समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक धारणा या फिर आपका एक परसेप्शन बनकर तैयार होगा कि यार ये व्यक्ति जो है शायद मर चुका है या फिर मृत है। तो क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर आसन में, इस पर्टिकुलर पोस्चर में आपका जो शेप है या फिर आपकी जो बॉडी का अपीयरेंस है या जो रिजेम्बलेंस है वो एक डेड बॉडी से होता हुआ समझ में आता है, इसलिए इस आसन को शवासन कहा जाता है। आप करते कैसे हैं, इसकी स्टेजेस की इसकी जो प्रैक्टिस की जो स्टेजेस वगैरह हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, लाई डाउन ऑन द बैक विथ हैंड्स कंफर्टेबली अवे फ्रॉम द बॉडी। सबसे पहले आपको अपनी पीठ के बल लेटना है और दोनों हाथ जो है इनको अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखना है, मगर कंफर्टेबली दूर रखना है। मतलब ये कि आपको अपनी पीठ के बल लेटना है और आपके दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर रखिए। अब इतना भी दूर नहीं कर लेना है कि आपको जो है समझ में आने लगे कि यार थोड़ा सा परेशानी हो रही है। नॉर्मली जो थोड़ा सा आपके बॉडी के दोनों तरफ से अपने हाथों को कंफर्टेबली थोड़ा सा दूर जितना आप रख सकते हैं, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा, उतना दूर जो है अपने हाथों को पकड़ लें। दूसरा, मेक अ डिस्टेंस ऑफ 1 to 2 feet, 1 or 2 feet बिटवीन द फीट्स एंड टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। अब आपने करना यह है कि अपने पैरों के बीच में जो है 1 से 2 फुट का डिस्टेंस बना लें। आपकी जो नीज है उनके बीच में भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखें और आपके जो टोज हैं वो एकदम आउटवर्ड पॉइंट करते होने चाहिए, यानी कि इस तरह से कि एक उस तरफ पॉइंट कर रहा है, किस तरफ पॉइंट कर रहा है, दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है पॉइंट आपका पॉइंट करते हुए होने चाहिए। अगला, place both the hands on the ground 10 inches away from the body with fingers in semi flexed position and palms facing upward। इसके बाद में आपके जो दोनों हाथ हैं कम से कम 8-10 इंच के डिस्टेंस पर अगर आपके शरीर से हैं, इनको भी अब आपने इस तरीके से करना है कि आपकी हथेली एक तो ऊपर की तरफ हो, ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में हो और आधा खुली हुई हो, सेमी सर्कुलर, लगभग कुछ इस तरीके से आपका हाथ जो है होना चाहिए। इस तरीके से आपका हाथ अगर है ग्राउंड पे इस तरीके से रखा हुआ है, यानी कि हथेली ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में और इस तरीके से सेमी सर्कुलर फैशन में अगर खुला हुआ है, तो इस तरीके से जो है सेमी फ्लेक्स्ड या सेमी फ्लेक्स पोजीशन में जो है आपके जो हथेली हैं ऊपर की तरफ देख रही हैं, फिंगर्स वगैरह जो है इस तरीके से इस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है आपका बॉडी इस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है आपके हाथ खुले होने चाहिए। उसके बाद में कीप द हेड इन द मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन, और आपका सर जो है जहां तक हो सके आपको स्थिर रखना है। इसको ना इधर हिलाना है ना इधर हिलाना है, बस एकदम स्थिर करके जैसा वो है इस पर्टिकुलर पोस्चर में जो है इसको पकड़ के रखना है। अब जेंटली क्लोज द आईज, ब्रीथ नॉर्मली और प्रैक्टिस मॉडरेटली डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अब इस पोस्चर में आप पड़े हुए हैं, इस पोस्चर में आप लेटे हुए हैं, अब आंखें बंद कर धीरे धीरे जितना हो सके उतना ज्यादा डीप आपको सांस लेनी है और एकदम पेट से सांस लेनी है, एब्डोमेन से जो है आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है, और उसके ऊपर जो है आपने फोकस कर लेना है। एकदम डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो है आपको यहां पे करनी है। अटेंड टू द फ्लो ऑफ ब्रीथ विदाउट मूविंग द बॉडी। अब आपका जो ये श्वास अंदर बाहर जा रही है, आप पेट से जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर जरा फोकस करिए। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने शरीर को मूव मत करिए बिल्कुल भी, मगर इस पर्टिकुलर श्वास के ऊपर फोकस करिए। अब आपकी जो ये नेचुरल ब्रीथ है, या फिर इसको कई बार हम लोग हिंदी में प्राणवायु भी बोलते हैं, इसको लेकर जरा थोड़ा सा सचेत हो जाइए। एकदम पूरा अपना जो ध्यान और एकाग्रता है इसके ऊपर लगाइए और साथ ही साथ धीरे 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 इसको रिदमिक और स्लो होने दीजिए। जितना नेचुरली, अपनी तरफ से कोई एफर्ट मत मारिए, जितना नेचुरली आपकी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं सांस ले रहा हूं बट मेरा ध्यान नहीं है, इसी तरह आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप भी सांस ले रहे हैं बट आपका ध्यान नहीं है। तो इतना ज्यादा जो आप अब नेचुरली इस पर्टिकुलर वक्त जब हमारा ध्यान नहीं है, तो जितना स्लो और जितना रिदमिक आपकी सांसें चल रही हैं उतना स्लो और उतना रिदमिक इनको होने दीजिए। बस इनको लेकर अवेयर हो जाइए, इनके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए और पूरी तरीके से जो है रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स छोड़ दीजिए और आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें से टेंशन को जितना हो सके उतना दूर जाने दीजिए, उसको अपने से जो है उतना दूर करिए। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या करना है, पीठ के बल आप लेट गए, आपने अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लिया, आप लगभग 1 से 2 फीट का जो है डिस्टेंस आपने पैरों के बीच में बना लिया, 1-8 फीट का डिस्टेंस जो है आपके घुटनों के बीच में है। इसके बाद में यह है कि आपके दोनों टोज जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, हाथ इस तरीके से 8-10 इंच के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और आपके पाम्स जो हैं वो ऊपर की तरफ में पॉइंट आउट कर रहे हैं और लगभग इस तरीके से सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन जो है लगभग
यानी कि आपकी आधी उंगलियां खुली हुई हैं या फिर पूरी तरह से उंगलियां बंद नहीं है, थोड़ी सी खुली हुई है, थोड़ी सी आपकी जो है बंद है। सेमी फ्लेक्स पोजीशन में ऊपर की तरफ में आपका ये जो पाम है ऊपर की तरफ में देख रहा है, इस पोस्चर में जो है आपको लेटे रहना है। सर जहां तक हो सके उसको जो है स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है। अब आंखें बंद करिए ऐसे पोस्चर में, गहरी श्वास लीजिए, पेट से सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए, धीरे 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 इसको एकदम नॉर्मल या नेचुरल हो जाने दीजिए और इस पर अपना पूरा ध्यान जो है केंद्रित करिए और अपनी जो पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स हैं इसके टेंशन वगैरह को डिफ्यूज करिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है जी। अब इसमें डूज एंड डोंट्स जो है वो क्या करना है। पहली चीज इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो ये है कि बॉडी के किसी भी पोर्शन में तनाव नहीं होना चाहिए, बॉडी को जितना हो सके उतना ज्यादा आपने रिलैक्स छोड़ देना है। दूसरा ये कि जहां तक हो सके आपका बैक जो है, आपकी जो पीठ जो है एकदम रिलैक्स हो जानी चाहिए, पीठ में किसी भी तरीके का कोई तनाव, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं आना चाहिए। तीसरा, अवॉइड द टाइटनेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जो है टाइटनेस अवॉइड करनी है, जहां तक हो सके किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आने देना है। नेक्स्ट चीज, अब इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है, तो इसके अगर आप इस आसन को लगाते हैं उसका पहला बेनिफिट है इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिमूव फिजिकल एंड मेंटल फटीग। सबसे पहली चीज जो होती है वो यह है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपका फिजिकल और मेंटल फटीग जो है वो काफी हद तक दूर जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होता है, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी सोच एकदम बढ़िया तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपकी बॉडी की मसल्स हो गई या फिर आपकी जो बॉडी की नर्व्स हो गई ये बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं। तीसरा, आपके अगर शरीर में किसी तरीके का, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में किसी तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो दूर होता है। एंड इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, कार्डियक डिसीजेस वगैरह हैं, हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इन सारी चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करने में। तो ये जो है आपके शवासन के कुछ फायदे होते हैं, शवासन के कुछ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। इसी के साथ में इस चैप्टर में अपने जितने भी आसन वगैरह दिए हुए थे वो सारे खत्म होते हैं। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे जिसका नाम है प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है, क्यों इसको किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्या इसके अलग अलग स्टेप्स वगैरह स्टेजेस होते हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चलें देखते हैं सर। देखिए, प्राणायाम में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला शब्द है प्राण, जिसका मतलब होता है वाइटल फोर्स या फिर प्राणा इसको इंग्लिश में बोला जाता है, मगर हिंदी में या संस्कृत में इस भाषा इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है प्राण। तो प्राण का जो मतलब होता है वो होता है वाइटल फोर्स और आयाम का मतलब होता है रिस्ट्रेंट। यानी कि अगर आप किसी तरीके से अपने जो वाइटल फोर्स है उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं तो इस चीज के लिए जो शब्द आप संस्कृत में इस्तेमाल करेंगे वो है प्राणायाम। प्राण बेसिकली वाइटल एनर्जी है, यानी कि आपकी जो श्वास है, जो सांस आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये आपकी बॉडी की वाइटल एनर्जी है और इसके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर इस वाइटल एनर्जी जिसके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, इसके साथ अगर कई सारे तरीके के रिस्ट्रेंट्स किए जाते हैं तो उसका जो फिर आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव असर पड़ता है, इसको जो है फिर प्राणायाम बोला जाता है। तो बेसिकली ये तो खैर अब इसकी फिलॉसफी हो गई। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको पूछा जाए कि भाई प्राणायाम क्या होता है, आपको बताना है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि प्राणायाम डिफाइन करिए, तो उसकी डेफिनेशन बनती है कि प्राणायाम जो है ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी ब्रीथ को रेगुलेट करते हैं, अपनी श्वासों को रेगुलेट करते हैं। और क्योंकि आपकी जो ब्रीथिंग में जो श्वास अंदर बाहर जा रही है वो वाइटल फोर्स है आपकी लिविंग के लिए, वो आपका प्राण है, तो आपके प्राण को जो है आप कंट्रोल करते हैं। अंग्रेजी में बोलना चाहें तो प्राणा को कंट्रोल करते हैं। तो प्राणों को कंट्रोल करने के लिए, प्राणा को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्राणों को कंट्रोल करने के लिए आप जिस तरीके से अपनी श्वास को रोकने या पकड़ने या उसमें कुछ चेंजेस वगैरह लाने की प्रक्रिया करते हैं, इस ब्रीथिंग टेक्निक को प्राणायाम बोला जाता है। अब प्राणायाम किया क्यों जाता है, तो इसके चलते होता क्या है, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द कंट्रोल ओवर ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थ्रू ब्रीथिंग पैटर्न्स दैट जनरेट एनर्जी एंड एनहांस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपको जो आपका ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, यानी कि ये कि आप चाहो या ना चाहो श्वास तो आनी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, सांसें चल रही हैं, अब मैं इसके बाद जाके कुछ और काम करूंगा, सांसें चलेंगी, सब कुछ कर करा के दिन खत्म करके सो जाऊंगा, सांसें तब भी चलेंगी। तो सांसें चलनी ही चलनी है, आप चाहें या ना चाहें, ये आपका एक तरीके का ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म है जो होना ही होना है। एग्जैक्टली इसी तरह से आपका दिल जो है उसका धड़कना ही धड़कना है, पूरी बॉडी में जो है आपके ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन लगातार चलना ही चलना है। तो ये जो सारी की सारी आपकी प्रक्रिया है, आप
चाहो या ना चाहो ये होनी है, इनको कहा जाता है ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। अब आप जब प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो इसके चलते जो पूरा का पूरा ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है जो होना ही होना है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, इसको कंट्रोल करने में आपको जो है मदद मिलती है। और इसको कंट्रोल करने में आप करते यह हैं कि आपका जो श्वास लेने के तरीके हैं, जो आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स वगैरह हैं, आप उनको चेंज करते हैं। कई बार आप जिस तरह से नॉर्मल आप सांस ले रहे हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं लग रहा, तब आप ये करते हैं प्राणायाम में कि कॉन्शियसली बैठते हैं और आपका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिस तरह से आप सांस ले रहे हो, जो ब्रीथिंग पैटर्न है, इसके ऊपर आप एम्फेसिस करते हो और इसके चलते आप एनर्जी वगैरह जनरेट करते हो और इससे जो है आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है और इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। कभी इसको चाहें तो टेस्ट करिएगा, जब आप बहुत थके हुए हो, बहुत गहरी गहरी सांसें जल्दी जल्दी लेकर छोड़िएगा, बहुत तेज तेज सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आपसे करते बने करिए और उसके बाद में आप ये पाएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी जो है महसूस हो रही है। तो बेसिकली आपने किया ये कि जो प्राण है या जो प्राणास हैं जो आप छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, जो श्वास अंदर बाहर कर रहे हैं, एकदम से आपने उसका कंटेंट बढ़ा दिया आपके शरीर में, तो उसके चलते आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ गया। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी में एनर्जी के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए और नई एनर्जी जनरेट करने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अगर आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स पे आप काम करते हैं और उसकी मदद से ये प्राण या वायु को अगर आप कंट्रोल करते हैं, जो श्वास है इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी प्राणायाम कहलाती है। अब कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग टेक्निक्स जो प्राणायाम में की जाती हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बेसिक मेजरली 3 आपकी ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं। एक होती है पूरक, दूसरी होती है रेचक और तीसरी होती है कुंभक। या फिर यूं बोलूं कि आपके प्राणायाम के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है पूरक, दूसरा होता है रेचक और तीसरा होता है कुंभक। अब पूरक जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो श्वास खींची जा रही है, जो श्वास ली जा रही है, वो बहुत जेंटल होती है और बहुत डीप होती है और पूरी अवेयरनेस के साथ में जो है श्वास खींची जा रही है। यानी कि अभी तक जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अवेयर नहीं हूं अपने सांस को लेने को, सांस लेने और छोड़ने के मैकेनिज्म को, मगर अगर मैं बैठ जाऊं और पूरा ध्यान से मैं नोटिस करूं और जो भी श्वास ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं उस पर एकदम पूरा अपना फोकस कर लूं, एकदम ध्यान ले से जो है मैं जेंटली, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, जेंटली जो है पूरी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ में अगर श्वास ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, तो ये चीज जो है पूरक में काउंट की जाती है। दिस हेल्प्स द चेस्ट टू एक्सपैंड मोर इन कैल्विक्युलर रीजन, दैट इज अपर रीजन एंड द कोस्टल, मिडिल एंड द लोअर रीजन, फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड ऑल्सो साइडवेज। अब जब आप इस तरीके से पूरक में श्वास लेते हैं तो आपकी जो चेस्ट है, आप उसका जो अपर रीजन होता है और उसका जो मिडिल रीजन और लोअर रीजन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है। एंड ये एक्सपेंशन जो है इसके चलते आपकी बॉडी के अंदर काफी सारा इनर स्पेस क्रिएट होता है, जिसके चलते आपकी जो लंग्स हैं वो और ज्यादा अमाउंट में एयर वगैरह जो है उसको लेकर आ सकते हैं। अब जब ये एयर ज्यादा मात्रा में आती है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी। अब इसी वक्त आपका जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ऊपर की तरफ में मूव करने की कोशिश करता है एब्डोमिनल कैविटी में टू द मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में होता यह है कि आपके अंदर जो है कुल मिलाकर ज्यादा मात्रा में जो है ये श्वास वगैरह आती है, उसका रिटेंशन जो है ज्यादा वक्त तक रहता है और आपका एनर्जी लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी वगैरह इसमें बढ़ जाता है। दूसरी चीज जो आती है ये हो गया पूरक, दूसरा आता है कुंभक। कुंभक का मतलब यह होता है कि आपने या तो श्वास पकड़ ली अंदर, आपने बहुत गहरी सांस ले ली और आप उसको पकड़ के बैठ गए हो, या फिर आपने सांस छोड़ दी और आप उस चीज को पकड़ के बैठ गए हो। अगर आपने अंदर सांस लेके गहरी सांस ले ली और आप रुक गए और अब आप सांस नहीं ले रहे हो तो यह भी एक तरीके का कुंभक है। और अगर आपने बहुत तेजी से सांस छोड़ दी और उसके बाद में आपने पकड़ लिया, अब आप सांस अंदर नहीं ले रहे हो, तो यह भी जो है एक तरीके का कुंभक है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी श्वास का रिटेंशन करते हैं, अगर आप अपनी ब्रेथ का रिटेंशन करते हैं, चाहे आप इनसाइड करें या आउटसाइड करें, यह चीज जो है कुंभक कहलाती है। और कुंभक जो है इसको जनरली बंद के साथ परफॉर्म किया जाता है। 3 तरीके के बंद होते हैं, एक होता है आपका मूल बंद, दूसरा होता है उद्यान बंद और तीसरा होता है जलंधर बंद। इनमें से किसी एक पर्टिकुलर बंद के साथ में जो है आपका कुंभक परफॉर्म किया जाता है और इसकी मदद से ये जो है आपकी पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है और साथ ही साथ ज्यादा एफिशिएंट मात्रा में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो एक्सचेंज है आपकी बॉडी के थ्रू होता है, ये प्रक्रिया वगैरह करने के थ्रू। इनफैक्ट आपका कुंभक में क्योंकि आप या तो श्वास छोड़ देते हो और पकड़ के बैठ जाते हो उस चीज को, या अंदर श्वास ले लेते हो और उसको पकड़ के बैठ जाते हो, तो बेसिकली आप कर ये रहे हो कि अपनी ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके से अपनी ब्रीथिंग को रेगुलेट करने की लगातार प्रैक्टिस कुंभक वगैरह लगाकर करते हो तो कुंभक इंश्योर करता है कि आपके अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सफिशिएंट मात्रा में होती रहे और इसके चलते आपका ब्रेन जो है इफेक्टिवली काम करता रहे। इसके चलते इनफैक्ट आपका ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है
अगर आप लगातार कुंभक की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। लास्ट जो चीज आती है वो है रेचक। रेचक जो है ये भी आपको हेल्प करती है ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में। जितना कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल ब्रीथिंग में आप रिलीज करते हो उससे ज्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको आपकी बॉडी से रिलीज करने में रेचक की जो प्रक्रिया है वो हेल्प करती है। जनरली जो रेचक का जो आपका जो ड्यूरेशन होता है वो कुंभक के ड्यूरेशन से ज्यादा होता है। रेचक का जो प्रोसेस ये जो जनरली आपका जो रेचक का जो ड्यूरेशन होता है वो पूरक का जो ड्यूरेशन है उससे ज्यादा होता है। अगर आप जनरल एक लेकर चलना चाहते हैं तो जनरली जितना देर आपने पूरक किया है उसके डबल टाइम तक आपने जो आपका रेचक है इसको परफॉर्म करना है। अब रेचक की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? जैसे ही आपका कुंभक खत्म होता है, आपने जो भी बंद लगा रखा है कुंभक में, जैसे ही वो खत्म होता है उसी के साथ में आपका जो है रेचक जो है शुरू हो जाता है। जो भी आपने बंद लगा रखा था वो बंद आपने छोड़ा, उसके साथ में आपका कुंभक खत्म हो गया और उसी के साथ में आपकी रेचक की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपका जो डायफ्राम होता है ये ऊपर की तरफ में मूव करता है और इससे आपका जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके आपका अगर जैसे आपका जो पूरक हो रहा था उसमें चेस्ट एक्सपैंड कर रहा था, यहां पर जो है आपका चेस्ट वगैरह जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन जब आप करते हैं रेचक में तो उसके चलते आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग से वो पूरी तरीके से बाहर हो जाती है और थोड़ी सी भी मात्रा में रुकती नहीं है। जैसे अब आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ रहा है वो सारा का सारा बाहर नहीं चला जाता और जितना ऑक्सीजन आया वो सारा का सारा रिटेन नहीं हो जाता। मगर यहां पर अगर थोड़ा बहुत जो है इंटरमिक्सिंग होती रहती है। मगर यहां पर यह है कि अब आप इसकी लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे रेचक की, पूरक की और कुंभक की, तो रेचक में खास तौर पर जो है इंश्योर होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आया है कंप्लीट मात्रा में जो है बॉडी से बाहर जाए। यहां पे रेचक में और पूरक में डिफरेंस क्या है? पूरक में आपका जो चेस्ट है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है ताकि इनर स्पेस बने और ज्यादा मात्रा में एयर आए। यहां पर आपका चेस्ट ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉर्मल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सारा का सारा जो है बाहर निकाला जा सके। तो ये जो है इसके कुछ अपने बेनिफिट्स वगैरह होते हैं रेचक, पूरक और कुंभक के। अब इसके बाद में अपने को बातचीत करनी है योगिक डीप ब्रीथिंग की। देखिए क्या होता है, तीन तरीके की आपकी ब्रीथिंग की टेक्निक्स होती हैं। या तो आप एब्डोमिनल से जो है ब्रीथ करते हो, या थोरैकिक तरीके से ब्रीथिंग करते हो, या फिर कैल्विकुलर जो पोर्शन है इससे आप ब्रीथ करते हो। तीन तरीकों से आप अपने जो है ह्यूमन बॉडी में श्वास ले सकते हो। अब होता क्या है कि अब इनमें से किसी भी दो या तीन या एक तरीके का की अगर आप ब्रीथिंग करते हो या इनका कॉम्बिनेशन अगर आप लगाते हो, ये तीन तरीके की ब्रीथिंग अगर आप एक सर्टेन पैटर्न में इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हो तो वो उसके नतीजे में जो चीज निकल कर आती है उसे कहा जाता है योगिक डीप ब्रीथिंग। और ये योगिक डीप ब्रीथिंग जो है अब इसी के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। क्या इसकी टेक्निक होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा तीन तरीके से आपने जो है ब्रीथिंग करनी है और इसका जो कॉम्बिनेशन है उसे योगिक डीप ब्रीथिंग कहा जाता है। अब कैसे की जाती है उसके टेक्निक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं इसे। तो अब अपने को बात करनी है योगिक डीप ब्रीथिंग की जो टेक्निक होती है उसके बारे में, उसकी जो स्टेप्स वगैरह हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अपन लोगों ने ये देखा कि बेसिकली इन तीन इलाकों से या तीन क्षेत्रों से आप अपनी बॉडी के जब ब्रीथिंग करते हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी मदद से योगिक डीप ब्रीथिंग की जाती है। अब कैसे की जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले सिट इन अ कंफर्टेबल पॉस्चर, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल पॉस्चर में बैठना है। जनरली आप अपना आलती वलती मार के या क्रॉस लेग करके बैठ जाइए, या फिर इसके लिए जो दूसरा नाम अपन लोगों ने देखा है, जो एक आसन देखा है स्पेसिफिकली, पद्मासन में आप बैठ जाइए। तो कंफर्टेबली आप एक बार एक पॉस्चर में बैठ गए। दूसरा, उसके बाद में आपने इनहेल करना है डीपली, स्लोली और जितना हो सके उतना लंबा आपने श्वास को अंदर खींचना है, सांस को अंदर खींचना है। तो डीप पहली चीज़, दूसरा स्लो और तीसरी चीज़ क्या है, लॉन्ग। ये तीन चीज़ें आपके इनटेक ऑफ ऑक्सीजन में होनी चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा डीप लें, जितना हो सके उतना ज़्यादा स्लो और जितना ज़्यादा हो सके उतना लंबी जो है सांस आपको खींचनी है। और जितना ऑक्सीजन आप अपने अंदर ले सकते हैं ले लीजिए। और जब ये तीनों चीज़ें की जाएंगी, डीप, स्लो, लॉन्ग इनटेक जब ऑक्सीजन का होगा, तब ब्रीथिंग के लिए हम तीनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तब हम लोग एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी करेंगे, थोरैकिक ब्रीथिंग भी करेंगे और कैल्विकुलर ब्रीथिंग भी करेंगे। और इन तीनों तरीके की जो है ब्रीथिंग टेक्निक का कॉम्बिनेशन किया जाता है। सबसे पहले जो है जब आप श्वास लेना शुरू करते हैं, जब आप सांस अंदर लेना शुरू करते हैं तो पेट के बल जो है पेट से जो है सांस ली जाती है। आपके एब्डोमेन से जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा सांस अंदर की तरफ लें, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इस तरीके से सांस लें कि जब आप सांस अंदर की तरफ में ले रहे हो तब आपका एब्डोमेन जो है पहले तो बाहर आए और उसके बाद आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ में मूव करता होगा, समझ में आए। उसके बाद में आपका जो कॉलर बोन वाला इलाका है वहाँ तक आपने हवा भरनी है, वहाँ से फिर आपने जो है श्वास लेनी है, या फिर यूँ
बोलूँ कि छाती से आपने सांस लेनी है और कॉलर बोन तक जो है हवा भर लेनी है, और लास्ट में थ्रोट का जो हिस्सा है उससे आपको सांस अंदर की तरफ में खींचनी है, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सांस अंदर खींचनी है। इस तरीके से इन तीनों जो हैं आपके पोर्शंस के या बॉडी के तीनों पार्ट्स के कॉम्बिनेशन की मदद से श्वास अंदर ली जानी है। सबसे पहले आप सांस लेना शुरू करेंगे तो एब्डोमेन की मदद से, एब्डोमेन जो है थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर अंदर की तरफ में, ऊपर की तरफ में उठता हुआ महसूस होना चाहिए। दूसरा, फिर उसके बाद में जब एब्डोमेन तक हो जाए उसके बाद में छाती से या फिर आपका जो ये कॉलर बोन्स यहाँ की दिख रही है यहाँ तक आपने श्वास लेनी है, और उसके बाद में लास्ट हिस्सा जब आप थ्रोट से सांस लेते हैं, 3 तरीकों से सांस लेते हुए जितना सांस आप अपने अंदर खींच सकते हैं उतना अंदर खींच लें और उसके बाद में उसे पकड़ लें। उसके बाद में फिर आपने एक्सहेल करना है, धीरे 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 पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपने अभी इनहेलेशन में किया था इसको एकदम रिवर्स ऑर्डर में कर देना है। यानी कि अगर ये प्रोसीजर पहले ऐसे किया गया था तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स ऑर्डर में जो है आपने एक्सहेल करना है। सबसे पहले यहाँ से श्वास छोड़नी है, फिर यहाँ से श्वास छोड़नी है और उसके बाद में यहाँ से श्वास छोड़नी है। पहले आप जब श्वास लेते वक्त में एब्डोमेन बाहर गया था तो अब श्वास छोड़ते वक्त में आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ में आएगा। तो एग्जैक्टली उसी प्रोसीजर से जिस तरीके से इनहेल किया था उसके रिवर्स प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने अपनी सारी की सारी श्वास को छोड़ देना है, सब कुछ एकदम जो है एक्सहेल कर देना है। अब ये जो तरीका है इसको आपने 4 से 5 बार रिपीट करना है। आप एक नॉर्मल पद्मासन में बैठ गए या क्रॉस लेग करके आलती पालती मार के बैठ गए, उसके बाद में धीरे 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 श्वास अंदर लेनी है जितना खींच सके आपके पेट से, आपकी छाती से, आपके गले से, और उसके बाद में उसी प्रोपोर्शन में जो है वापस छोड़ देनी है। किस तरह से? लगभग कुछ ऐसे। अब इस तरीके से आपने जितना हो सके उतना अंदर तक श्वास खींच लेनी है बैठकर कंफर्टेबल पोस्चर में, और उसके बाद इसी पोस्चर में यूं करते हुए छोड़ देनी है। इस प्रोसेस को आपने 4 से 5 बार या फिर अगर आप इससे भी ज़्यादा बार कर सकते हैं तो उतनी बार रिपीट करना है। और ये प्रोसीजर वगैरह जो है इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो चीज़ है वो योगिक ब्रीथिंग जो है वो कहलाती है। चलें, अगली चीज़ जिसके बारे में अब हमको बात करनी है उसका नाम है नाड़ी शोध प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर नाड़ी शोध प्राणायाम क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, नाड़ी शोध प्राणायाम जो है बेसिकली ये आपकी नाड़ीज वगैरह को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियां वगैरह हैं उन सबको ये प्यूरिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है इसको कई बार आप कॉमन भाषा में अगर सुनेंगे, कॉमन लैंग्वेज में इसको कई बार अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम के नाम से भी जो है नाड़ी शोधन को जाना जाता है। अब अनुलोम विलोम जो है बेसिकली इसमें आप श्वास को एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रल से खींचते हैं और दूसरे नॉस्ट्रल से उसी रिवर्स ऑर्डर में जो है छोड़ देते हैं, और अल्टरनेटिवली आपने ये काम करना होता है। अल्टरनेटिवली जो है आपने इस काम को करना होता है। अब यहाँ पर जो ये विलोम है इसका मतलब भी इनफैक्ट यही होता है कि आप जो भी चीज़ करे हैं उसका रिवर्स ऑर्डर में आपको उसी चीज़ को फिर से कर देना है। वहीं से इसका नाम जो है अनुलोम विलोम पड़ा है। अनुलोम का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रल से श्वास को अंदर की तरफ में लेना, और विलोम का मतलब होता है दूसरे नॉस्ट्रल से उस श्वास को छोड़ देना। अब क्योंकि ये दोनों काम जो है अनुलोम यानी कि श्वास अंदर लेना और विलोम यानी कि छोड़ देना, ये अल्टरनेटिवली करने हैं और अपोजिट ऑर्डर में या फिर रिवर्स ऑर्डर में करना है, इसलिए इसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका जो एक्चुअल नाम है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बट इसको कई बार अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। आप में से जो लोग बाबा रामदेव की वीडियोस खासतौर पे देखते होंगे आपने नोटिस किया होगा वो इन प्राणायामों में स्पेसिफिकली इंसिस्ट कर या स्ट्रेस कर बोलते हैं कि अनुलोम विलोम की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपकी नाड़ियाँ एकदम जो है शुद्ध हो जाती हैं, दिमाग एकदम से आपका फोकस, आपका मन जो है एकदम कंट्रोल में आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें। चलें, अब इसकी जो प्रैक्टिस की स्टेजेस वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अनुलोम विलोम करने के लिए या फिर नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है। कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर का नाम जहाँ पे भी आए इसको आप मानकर चलें आलती पालती मार के बैठ जाइए, या क्रॉस लेग करके बैठ जाइए, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो पद्मासन में आप बैठ जाइए। एक बार कंफर्टेबली आप मेडिटेटिव पोस्चर में या फिर पद्मासन में बैठ गए, आलती पालती मारकर या क्रॉस लेग करके बैठ गए, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपका सर और आपकी स्पाइन जो है उसको एकदम इरेक्ट रखना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका जो सर है और आपकी जो स्पाइन है इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा इरेक्ट रखना है। तीसरी चीज़ जो करनी है वो है अब आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। चौथा, अब यहाँ से आपने अपनी श्वास जो है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना है। आपकी जो ब्रेथ है इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। थोड़ा वक्त तक आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है, आप इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। इसके बाद प्लेस द हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव नीज, दोनों आपके जो घुटने हैं उसके ऊपर आपने अपने हाथों को रखा और धीरे 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 आप जो है अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान जो है फोकस करते चले जाएंगे। इसके बाद में आप अपने एक हाथ से जो है एक मुद्रा बनाएंगे जिसका नाम होता है नासग्र मुद्रा। नासग्र मुद्रा में किया ये जाता है, स्पेसिफिकली आपको
सीधे वाले हाथ का इस्तेमाल करना है। जनरली राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है, मगर जनरली राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब नास्ताग्र मुद्रा में होता यह है कि आपके हाथ की 2 उंगलियां इस तरह से बंद की जाती हैं, 2 उंगलियां इस तरह से खुली रहती हैं और आपका अंगूठा जो है इस तरीके से इरेक्ट होता है। ये जो मुद्रा होती है इसको नास्ताग्र मुद्रा बोलते हैं। अब एक बार नास्ताग्र मुद्रा बना ली, उसके बाद में आपके अंगूठे की मदद से आपने सीधा वाला आपका जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद करना है और उल्टे वाले नॉस्ट्रिल से आपने श्वास खींचनी है, जितना आप खींच सको, इस तरीके से। इसके बाद में आपने अपने उंगली की मदद से अपना जो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल था उसको बंद करना है और सीधे वाले नॉस्ट्रिल से आपने अपनी श्वास को छोड़ देना है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर आपने जो सीधा वाला नॉस्ट्रिल है जिससे आपने श्वास छोड़ी थी, अब इसी से आपने फिर से जो है श्वास अंदर की तरफ खींचनी है, ऐसे। फिर इसको बंद करना है अंगूठे से और आपने सीधे वाले उल्टे वाले नॉस्ट्रिल से जो है श्वास छोड़ देनी है। ये बात याद रखिएगा कि अनुलोम विलोम की शुरुआत हमेशा उल्टे वाले नॉस्ट्रिल से होती है। सबसे पहले अंगूठे की मदद से सीधा नॉस्ट्रिल बंद किया जाता है, उल्टे नॉस्ट्रिल से आप श्वास लेते हो, सीधे से छोड़ते हो, फिर सीधे से लेते हो, उल्टे से छोड़ते हो, और ये प्रक्रिया चलती है। इस तरीके से जो है आपको इस प्रोसेस को लेकर चलना है। तो वही पूरी की पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पे बताई गई है कि आपने अपना राइट नॉस्ट्रिल जो है अंगूठे से बंद किया और उसके बाद में आपने इनहेल करना शुरू किया। उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप जितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा आपने इनहेल किया है। उसके बाद में फिर से जो है आपने राइट नॉस्ट्रिल की मदद से उसको छोड़ दिया है। फिर आप राइट नॉस्ट्रिल की मदद से जो है उसको इनहेल किया और उसके बाद में फिर उसको लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल की तरफ से आपने एक्सहेल कर दिया। इस तरीके से इस पूरी की पूरी प्रोसेस को किया जाता है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात जो है वो ये है कि जब यहाँ पर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हो चाहे एक्सहेलेशन कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो रेस्पिरेशन का रेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप होना चाहिए और बहुत ज़्यादा साइलेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका अपने को ध्यान रखना है। जब भी आप नाड़ी शोधन की प्रक्रिया करें, इनहेल एक्सहेल करें, इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। आपका जो रेस्पिरेशन का रेट है, आपका जो रेस्पिरेशन का रेट है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्लो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये डीप होना चाहिए, यानी कि जितनी गहरी हो सके उतनी श्वास लेनी है। और तीसरा, जितना हो सके उतना ज़्यादा साइलेंट के साथ में आपको ये चीज़ करनी है। अब ये नहीं कर सकते कि एकदम से तेज तेज सांस लेने लगे, लाइक इस तरह से कुछ, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो या तो होगा नहीं या फिर बहुत कम आपको इफेक्ट मिलेगा, प्लस इसके कुछ नेगेटिव नुकसान भी हो सकते हैं। जब भी श्वास लेनी है और जब भी श्वास छोड़नी है, इन 3 बातों का ध्यान रखना है। स्लो, डीप और साइलेंट, जहां तक हो सके नॉस्ट्रिल से आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे इसको बंद किया, ऐसे जितना हो सके उतना ज़्यादा साइलेंस के साथ में, जितना हो सके उतनी डीप और स्लो रेट पे आपने अपनी सांस खींच ली। अब इसके बाद में इसको बंद किया और अभी मैंने तो थोड़ा सा और फास्ट कर दिया आपको समझाने के लिए, मगर इसको और ज़्यादा स्लो तरीके से जो है आपको छोड़ना चाहिए। तो कुछ इस तरह से, इस तरीके से जो है आपको एक साइकिल करनी है। अब उसके बाद ये सीधे वाले नॉस्ट्रिल से छोड़ा था, अब इसी को जो है इसी से आपको इनहेल करना है। फिर इसको बंद करिए, इस तरीके से आपको प्रक्रिया करनी है। फिर इसको बंद रखा है, अब इसी से जो जिससे आपने एक्सहेल किया उससे फिर से इनहेल करिए, फिर इसको बंद करना है और इसको छोड़ना है। ये जो प्रक्रिया है इसको अपने को कंटिन्यू करवाना है और इन 3 बातों का, स्लो, डीप और साइलेंट, इसका अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट 2 बार करने में जो है मुझे एकदम से एक फर्क समझ में आ रहा है। आप भी इसको कर देखिए, ऐसे धीरे धीरे 5-7 बार अगर आप इसको कर देखेंगे, आपको एक बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है अपने ऊपर समझ में आएगा। अब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आंखों में थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी आ रही है, मन एकदम से थोड़ा सा शांत हो गया है। इस तरीके से जो विचार वगैरह चल रहे थे वो एकदम से रुक गए। एकदम से ये जो एक थॉट प्रोसेस जो है बहुत आपको डीप और एक पीसफुल सा महसूस होने लगा है। 2 से 3 बार करके आप लोगों को दिखाने में जो है ये प्रोसेस इतना फायदा देने लगती है। तो फिर सोच के देखें, इसका रेगुलर अगर आप अभ्यास करेंगे तो उसके कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये जो तरीका है, इसकी मदद से नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम किया जाता है। अब इसमें थोड़े से डूज एंड डोंट्स हैं, उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले, कीप द रेशो ऑफ 1:1 बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। चाहे आप इनहेल कर रहे हो चाहे आप एक्सहेल कर रहे हो, आपका जो रेशो रहना चाहिए इनहेल करने का और एक्सहेल करने का, वो 1:1 रहना चाहिए। मतलब ये कि जिस रेट पर आपने इनहेल किया था, जिस रेट पर आप एक्सहेल करेंगे वो बराबर होने चाहिए, या फिर जिस रेट पे आप इनहेल कर रहे हैं उसी रेट पर आपने एक्सहेल करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी देर में आपने इनहेल किया था लगभग उतनी देर में आपने एक्सहेल करना है। ये नहीं है कि मैंने श्वास जो है बहुत आराम से खींची है और छोड़ मैंने बहुत जल्दी जी, ऐसे करके मैंने बहुत जल्दी श्वास छोड़ दी, ये नहीं करना है। एग्जैक्टली इसी तरह से श्वास बहुत जल्दी ले लिए
और उसके बाद छोड़ बहुत आराम से रहें। इस तरीके से हरकतें नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा उतना ज़्यादा, या तो नुकसान हो सकता है, नुकसान नहीं भी हो तो कम से कम फायदेमंद ही उतना साबित नहीं होगा, इसका मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं दिखेगा। क्या बात रखनी है ध्यान में, 1:1 का रेशो, जिस रेट पे आप श्वास अंदर ले रहे हो और उस पर भी ध्यान रखना है कि स्लो, डीप और जितना हो सके उतना ज़्यादा गहरी। कैसे? इस तरह से, जिस रेट पे श्वास अंदर ली उसी रेट पे आपने बाहर छोड़नी है। इस बात का खास ध्यान रखना है, जिस रेट पे श्वास अंदर आ रही है उसी रेट पे अगर बाहर गई तभी जो है इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। दूसरा ये कि अब आपसे बात करते हुए, आपको समझाते हुए, श्वास लेने छोड़ने में थोड़ी सी आवाज़ अभी भी मेरे नॉस्ट्रल्स वगैरह से हो रही है, मगर अपने को इंश्योर करना है कि जहां तक हो सके किसी भी तरीके की कोई ध्वनि आपके नॉस्ट्रल्स वगैरह से या फिर आपके नोज वगैरह से ना आए। एंड तीसरी चीज़ ये कि जब ये प्रक्रिया आप कर रहे हो तब आपको अपने नॉस्ट्रल्स को या फिर अपने नथुनों को बहुत धीरे धीरे बंद करना है। चाहे आप उल्टे वाले को बंद करें चाहे सीधे वाले को बंद करें, ये नॉस्ट्रल्स बहुत धीरे आपके, बहुत आपने हौले से या फिर आराम से बंद करने हैं। इसमें कोई बहुत जोर या ताकत नहीं लगानी है, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर अगर आप करेंगे तो उसका काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि इट काम्स एंड स्टीडीज द माइंड, इंप्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो जो मैंने आपको बताया कि 2-3 बार आपको करने में ही, आपको करके दिखाने में मुझे एक बढ़िया सा एहसास आने लगा। वही चीज यहां पर होती है कि सबसे पहली चीज आपका मन एकदम शांत हो जाता है और स्टीडी हो जाता है, फोकस हो जाता है। इसके अलावा आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता है। स्टूडेंट्स को अनुलोम विलोम करना ही चाहिए, इससे आपका मन शांत होता है, स्टीडी होता है, आपका फोकस इंप्रूव होता है और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता चला जाता है। पहली चीज। दूसरी बात, इंप्रूव्स ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अब आपका जो ब्रेन है उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है ये उसको काफी अच्छे से इंप्रूव करता है। अब ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, या फॉर दैट मैटर किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो उसका मतलब क्या है, वो ऑर्गन ज्यादा अच्छे से काम करेगा, उस तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो जब आपके ब्रेन में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रहा है तब ऑब्वियस ही बात है फिर वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। आपका ब्रेन जो है उसकी फंक्शनिंग इफेक्टिव होगी, वो ज्यादा शार्प होगा, ज्यादा फोकस्ड होगा, ज्यादा बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। और एक स्टूडेंट के तौर पर ये सारी की सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगी। तीसरा, बैलेंसेस द लेफ्ट एंड द राइट हेमिस्फीयर्स एंड प्रमोट्स क्लियर थिंकिंग। अब आपका दिमाग, अपने को पता है कि कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अगर आप ब्रॉड वे में देखें तो दिमाग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका लेफ्ट हैंड ब्रेन होता है और दूसरा आपका राइट हैंड ब्रेन होता है। तो जब आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो ये आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के ब्रेन को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को बहुत बढ़िया तरह से बढ़ा देता है। आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत साफ हो जाती है, बहुत क्लियर हो जाती है। ये एक फायदा होता है। इसके अलावा बेनिफिट्स इन फॉलोइंग कंडीशन: अस्थमा, एलर्जीज, हाई और लो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट कंडीशंस, हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया, क्रॉनिक पेन, एंडोक्राइन इंबैलेंस इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एज एंजाइटी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो इतने सारे जो आपके इश्यूज वगैरह हैं इन सब में आपको फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें या तो खत्म हो जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। अगर आपको, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह हो रही है माइग्रेन की, माइग्रेन एकदम से अगर आप इसे करना शुरू करोगे तो चला जाएगा, और लगातार प्रैक्टिस करोगे तो फिर माइग्रेन कभी उठेगा नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जितने भी आपके अलग अलग कंडीशंस हैं, अस्थमा की समस्या है, अनुलोम विलोम करिए या फिर नाड़ी शोधन क्रिया या फिर नाड़ी शोधन प्रक्रिया करिए, फायदा होगा। एलर्जीज वगैरह की समस्या है, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करिए, फायदा होगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो बीपी या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपका अनुलोम विलोम करें, फायदा होगा। अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह है तो, या फिर हार्ट कंडीशंस हैं, या फिर अगर स्ट्रेस के चलते हार्ट कंडीशंस कुछ आ गई हैं, कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा जो बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको शुगर हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार स्ट्रोक आ जाता है, कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेस के चलते हार्ट की कोई समस्या हुई है, स्ट्रेस रिलेटेड अगर हार्ट कंडीशंस हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। हाइपर एक्टिविटी अगर आपके साथ में होती है, दिमाग में कुछ का कुछ चले ही जा रहा है, दिमाग आप नॉर्मल होना चाहते हो, होने नहीं दे रहा, 25 साल पुरानी बात याद दिला रहा है, 50 साल बाद क्या हो जाएगा उसके खाके खींच रहे हैं आंखों के सामने, और आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, आप नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। इंसोम्निया की अगर समस्या है, निद्रा की प्रॉब्लम है, तो उसमें काम आता है। अगर क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन कहीं पे उठता है स्पेसिफिकली, फिर वही बात आ जाती है। माइग्रेन का अगर इशू होता है तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद एंडोक्राइन इंबैलेंसेस वगैरह को ठीक करता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं लोगों की, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, इन सब में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो कुल मिलाकर देखिए एक रामबाण इलाज है। बाबा रामदेव को भी जो सुनते होंगे उनके लिए भी, और जो नहीं भी सुनते हैं उनके लिए, जो योग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए, सबके लिए बता रहा हूं, अनुलोम विलोम करिए। आप इसको
ट्राई कर देखें, अभी चाहे तो वीडियो पॉज कर जो है इसको कर देखें, 2 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जितना आपकी क्षमता हो करें, आराम से करें, धीरे धीरे करें, और आपको अभी के अभी चमत्कार या मैजिक जो है होता हुआ समझ में आ जाएगा। ये बहुत 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 बढ़िया चीज़ है, अमृत के समान है इसलिए। और योग में जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे आपका मन, इसका आपका मस्तिष्क जो है आपके कंट्रोल में आता है। और जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है तब तक जो है आप सुकून से रह नहीं सकते, आप नॉर्मली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मन अगर खुश नहीं है, शांत नहीं है, तो फिर वो आपको सुकून और शांति में नहीं रहने देगा। इसलिए ये एक बहुत रामबाण इलाज है, ये अमृत है एक तरीके से योग के पूरे मंथन का, और इसका हमें जितना हो सके उतना अभ्यास करना चाहिए। अगला जो आपका प्राणायाम आता है वो है उज्जयी प्राणायाम। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। उज्जयी प्राणायाम इस तरह से किया जाता है कि इसमें आप सबसे पहले पद्मासन में या फिर सिद्धासन में बैठ जाते हैं, जो भी आसन आपको ठीक लगे। पद्मासन में बैठ जाइए, पद्मासन में अगर घुटनों में कोई समस्या है, पद्मासन में नहीं बैठते बन रहा, तो सिद्धासन में बैठ जाइए। उसके बाद में अपना मुंह बंद रखिए, क्लोज द माउथ, अपना मुंह बंद कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट द रीजन एट द बैक ऑफ द थ्रोट, इनहेल स्लोली थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स इन स्मूथ एंड यूनिफॉर्म मैनर टिल द ब्रीथ फिल्स द स्पेस फ्रॉम द थ्रोट टू द हार्ट। अब आपने करना यह है कि आपके थ्रोट के पीछे की, आपके गले के पीछे का जो इलाका है, इसको आपने धीरे से जितना आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिना छुए उतना ज्यादा आपने सिकोड़ना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद में अपने दोनों नॉस्ट्रल से जितना हो सके उतना ज्यादा आराम से स्मूथ, स्लो, यूनिफॉर्म मैनर में आपको श्वास लेनी है, जब तक कि आपकी जो श्वास है वो आपके थ्रोट से, यानी कि आपका जो गला है यहां से लेके आपका जो दिल है या आपका सीना या आपकी जो छाती है, इसको पूरा भर नहीं देते। इस तरीके से आपको जो है श्वास लेनी है। अब जब आप इनहेलेशन करेंगे, अब आपने इनहेलेशन करने के पहले या श्वास लेने के पहले क्या किया है? इनहेलेशन करने के पहले या श्वास लेने के पहले आपने अपनी थ्रोट के पीछे, आपने थ्रोट के रीजन के पीछे का जो हिस्सा था उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक बार जब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद आप श्वास लेंगे तो एक खास तरीके की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो एक पेक्यूलियर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है आपका, क्योंकि ग्लॉटिस वगैरह जो है पार्शियली थोड़ा सा क्लोज हो जाता है और उसके चलते ये साउंड प्रोड्यूस होगी। ये साउंड भी जो है, इसमें दो शर्तें हैं, एक तो ये माइल्ड होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं आनी है, दूसरा इसको भी यूनिफॉर्म पिच पे आना है। ये बहुत तेजी से ना हो, बहुत स्लोली भी ना हो, एकदम बहुत आपका नॉर्मल पिच पर आए तो ज्यादा बेटर है। और ये साउंड भी आपका कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इस तरीके से जो है अब आपने श्वास को जितना हो सके उतना ज्यादा अंदर लेना है, और जितना ज्यादा आप श्वास खींच रहे हैं, जितना ज्यादा आप इनहेल करते चले जा रहे हैं, उतना ज्यादा आपको अपनी चेस्ट वगैरह जो है उसको एक्सपैंड करना है। जितना ज्यादा आप श्वास अंदर की तरफ में खींचते जा रहे हैं, छाती को उतना ज्यादा एक्सपैंड करिए ताकि और स्पेस बने, और जितना हो सके उतनी ज्यादा सांस वगैरह जो है लेकर आप अपने अंदर लेकर जा सके। स्लोली एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब जब एक बार आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर और ज्यादा श्वास नहीं जा सकती, तो उसके बाद में फिर अपने अंगूठे से सीधा वाला आपका जो नॉस्ट्रिल है ऐसे बंद कर दें, और उल्टा वाला जो नॉस्ट्रिल है उसकी मदद से जितनी श्वास अंदर ली थी उसको एक्सहेल कर दें। इस तरीके से जितना हो सके उतना ज्यादा जो है अपने को श्वास वगैरह अपनी छोड़ देनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल वगैरह की मदद से फिर जितनी हो सके उतनी ज्यादा श्वास आपने अपनी बाहर निकाल देनी है। ये जो प्रक्रिया है आपकी चलनी चाहिए। क्या क्या किया गया है इसमें, पूरी की पूरी जो आपकी प्रक्रिया है उज्जयी प्राणायाम में क्या किया जा रहा है? उज्जयी प्राणायाम में आप सबसे पहले इस तरीके से पद्मासन में बैठ गए, दोनों अपने हाथ चाहें तो अपने घुटनों पे रख लें, एकदम नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इसके बाद में अपना मुंह बंद कर लीजिए। मुंह बंद करने के बाद में आपका जो थ्रोट है, इसके पीछे का जो हिस्सा है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में आपने श्वास अंदर की तरफ में खींचनी है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा श्वास आप अंदर की तरफ में खींचते चले जाएं। एंड आपका सीना जो है आपके थ्रोट से लेके आपके हार्ट या फिर आपके सीने तक में जब तक श्वास भर नहीं जाती तब तक आपको लगातार जो है श्वास लेनी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपने श्वास लेते वक्त आपने सीने को जितना हो सके उतना इस तरीके से एक्सपैंड करना है ताकि और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा श्वास आप अपने अंदर खींच सकें। कई बार ये होता है कि अब आप श्वास तो और अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं बट स्पेस ही खत्म हो जाता है, तो फिर आप उतनी श्वास खींच नहीं पाते। एक तरीके से फिर वो ब्रीथिंग जो है अधूरी रह जाती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब जब ये इनहेलेशन वगैरह हो रहा है तब अपने को एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि आपने थ्रोट के पीछे के हिस्से को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इससे आपका जो ग्लॉटिस वाला हिस्सा है वो पार्शियली क्लोज हो गया है। इसके चलते एक बड़ी पेक्यूलियर किस्म की साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, खास तरीके की आवाज जो है वो जनरेट होती है। ये आवाज भी जो है, इसमें दो शर्तें हैं, दो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये आवाज माइल्ड होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्लो आनी चाहिए। आवाज आती जरूर है और आएगी जब आप इसको लगाओगे, अपने थ्रोट को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ग्लॉटिस का हिस्सा थोड़ा
थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, थोड़ा सा बंद होता है और उसके बाद में आवाज़ आती है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक्सेप्शनल केस में आवाज़ आएगी, ये सबको ये आवाज़ आती है। अब मगर ये आवाज़ जितना हो सके उतनी ज़्यादा माइल्ड या स्लो होनी चाहिए, और दूसरी बात की ये यूनिफॉर्म पिच पर आनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी बहुत तेज़ हो रही है, कभी बहुत स्लो आ रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी स्लो आ रही है, ऐसा नहीं। एक यूनिफॉर्म पिच पर आप श्वास ले रहे हैं तब ये आवाज़ जो है एक यूनिफॉर्म पिच पर आनी चाहिए। इसके बाद जितना देर तक आपने श्वास लेनी है लगातार ये आवाज़ कंटिन्यूअसली बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपने ब्रीथिंग शुरू करी थी उसके बाद कुछ वक्त तक ये श्वास बनी, आप उसके बाद भी ब्रीथ करते चले जा रहे हैं मगर ये श्वास जो है आना बंद हो गई है, इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वही बात की चेस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने इनहेल करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने चेस्ट को जितना ज़्यादा हो सके चेस्ट को आपने एक्सपैंड करना है ताकि जितना हो सके उतना ज़्यादा इनहेल करें, और इस तरीके से आपने प्रक्रिया करनी है। जब जितनी श्वास खींचनी है खींच ली, उसके बाद में एक हाथ से अपना सीधा नॉस्ट्रिल बंद कर उल्टे नॉस्ट्रिल से जितनी हो सके उतनी ज़्यादा श्वास आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से यह पूरा का पूरा आसन किया जाता है। अब इसके डूज एंड डोंट्स ये हैं कि यहाँ पर भी जिस तरह से नाड़ी शोधन में किया था, ब्रीथिंग आपकी डीप होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। तेज तेज श्वास ना लेनी है, तेज तेज श्वास ना छोड़नी है, डीप लॉन्ग एंड स्लो। एंड उसके बाद में जितना हो सके अपने आवाज को अपना हार्श नहीं होने देना है, माइल्ड रखना है, जितना हो सके उतना ज्यादा जेंटल उस आवाज को रखना है जो आएगी, मगर उसको हार्श नहीं होने देना है। इनहेलेशन वगैरह के वक्त में आने वाली आवाज में हार्शनेस अगर आ रही है मतलब आप इसे ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। जब आप उज्जयी प्राणायाम करना शुरू करते हैं और लगातार आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसके चलते आपके मस्तिष्क में जितनी भी आपकी कह सकते हैं गर्मी होती है या हीट वगैरह होती है वो रिमूव होती है और आपका दिमाग एकदम शांत रहता है। आपको ना आप पैनिक करते हो, ना आपको गुस्सा आता है, ना इस तरीके की कोई और समस्या होती है, आप एकदम शांत महसूस करते हो। दूसरा ये, इट रिमूव्स फ्लेग्म इन द थ्रोट एंड प्रिवेंट्स ऑल द सॉर्ट ऑफ पल्मोनरी डिसीजेस। अब आपकी थ्रोट में जितना भी बलगम वगैरह जमा हुआ है उस सबको थ्रोट से निकालने में भी हेल्पफुल करता है और इसके चलते आपको कोई पल्मोनरी डिसीज वगैरह होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा डेफिशिएंट इनहेलेशन जो होता है ऑक्सीजन का और कार्डिक डिसीजेस जितने भी होते हैं वो सब नहीं होते। दो चीज़ें हैं, अगर आपको किसी वजह से अगर बलगम जमा हुआ है या किसी वजह से आपके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो रहे हैं और आप सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहे तो उसके चलते कुछ अजीब सी समस्याएं होने लगती हैं। दूसरा ये कि आपको इशू आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ इशूज या कार्डिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर आप लगातार उज्जयी का प्रैक्टिस करते चले जाओ, उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते चले जाओ तो डेफिशिएंट इनहेलेशन जो हो रहा है, जो सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही शरीर में किसी भी वजह से नॉस्ट्रल्स ब्लॉक होने के कारण या किसी और इशू के कारण, उससे जन्मने वाली जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई कार्डिक इश्यूज हैं, कार्डिक डिसीज हैं, दिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी है, वो सारी की सारी जो है ठीक होती चली जाती हैं। बिसाइड दिस अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो ये रेगुलर प्रैक्टिस जो है आपके बलगम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, डीजनरेशन का कोई इशू हो, डिस्पेप्सिया हो, डाइसेंट्री हो, इनलार्ज स्प्लीन, कफ, फीवर, इन सारी समस्याओं से जो है आपको बचाने का काम ये आसन करता है। इसके बाद तो इसी के साथ में अपना जो ये प्राणायाम के जो अलग अलग प्राणायाम थे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग जो है बंधों के बारे में बातचीत करेंगे। जो आपके अलग अलग तरीके के बंध होते हैं, जैसे कि हमने एक दो बंध देखे भी थे, जलंधर बंध होता है और इस तरीके के जो दूसरे बंध होते थे, तो अब बंध कैसे लगाए जाते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत हम करेंगे, देखते हैं ऐसे। तो अब अपने को बात करनी है बंध के बारे में। अब यहाँ पे लिखा जरूर गया है कि बंधाज, मगर बंधाज इसको अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। इसको हम लोग संस्कृत में या हिंदी भाषा में या सामान्य योग वगैरह अगर आप करते हैं तो किसी भी भाषा में इसको बंध ही बोलते हैं, बंधा नहीं बोलते हैं। तो बंध का मतलब होता है या तो होल्ड करना या फिर लॉक करना। किसी चीज़ को अगर आपने पकड़ के रखा है या किसी चीज़ को अगर आपने लॉक कर दिया है तो उस चीज़ के लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है बंध। अब बंध जो है ये आपका योग वगैरह करते वक्त दो पर्टिकुलर कंडीशन में आप ला सकते हो। जब या तो आप किसी तरीके की योग मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप किसी तरीके का बंध लगा सकते हो, या फिर अगर आप जैसे प्राणायाम कर रहे हो तब आप बंध लगा सकते हो। जैसे मैं अश्विनी आसन करता हूँ तो अश्विनी आसन करते वक्त साथ में मैं एक बंध लगा लेता हूँ, या फिर अगर मैं लेट से आपका अनुलोम विलोम कर रहा हूँ तो उसके साथ में मैं एक बंध लगा लेता हूँ, या फिर अगर आंखों की मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खड़ा होकर शवासन वगैरह लगा रहा, खड़ा होकर अगर मैं लेट से वृक्षासन लगा रहा हूँ या लेट के शवासन लगा रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैंने कोई बंध लगा लिया साथ में तो वो कौन सा बंध हो जाएगा, जो आप योग की किसी मुद्रा को करते वक्त लेकर आए हो। दूसरा यह है कि आप प्राणायाम वगैरह अगर कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, डीप ब्रीथिंग कर रहे हो और उस वक्त में अगर आप कोई बंध लगा लेते हो तो वो भी एक बंध है। तो पॉइंट यह है बंध का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी चीज को होल्ड कर रखा है या पकड़ के रखा हुआ, और किस चीज को पकड़ के रखा हुआ है, बेसिकली अपनी श्वास को, या तो अगर आपने होल्ड कर रखा है या तो शरीर के अंदर या शरीर से बाहर अगर आपने श्वास को पकड़ के रखा हुआ है
है, बंद करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, लॉक करके रखा हुआ है, तो इस चीज़ को बंद बोला जाता है। और ये दो तरीके से या दो पर्टिकुलर परिस्थितियों में किया जा सकता है। अगर आप एक मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये हो सकता है, और दूसरा आप प्राणायाम कर रहे हैं तब इस चीज़ को किया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी वक्त इस तरीके की बंद वगैरह लगाए जा सकते हैं। चलें, अब बंद कितने तरीके के होते हैं देखते हैं उसे। सबसे पहले होता है जलंधर बंद। जलंधर बंद इज परफॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट एंड ब्रिंगिंग द चिन टू द चेस्ट व्हाइल रिटेनिंग द ब्रेथ। जलंधर बंद को जब परफॉर्म किया जाता है तो उस वक्त में अपने को ध्यान रखना है दो तीन चीज़ों का। जलंधर बंद परफॉर्म करते वक्त पहली चीज़ तो यह है कि आप थ्रोट को जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, आपका जो चिन होता है उसको आप चेस्ट की तरफ लेकर आते हैं, और ये दोनों चीज़ें करते वक्त में आप श्वास को रिटेन करते हैं या फिर आप श्वास को पकड़ के रखते हैं। तो तीन बातें जो जलंधर बंद लगाते वक्त की जा रही हैं वो क्या है? सबसे पहले तो थ्रोट को जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा, आप अपना जो चिन है इसको चेस्ट की तरफ जितना हो सके उतना ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ क्या हो रही है? ये दोनों प्रक्रिया करते वक्त अब आपने अपनी जो श्वास है उसको पकड़ के रखा हुआ है, आपने अपनी जो श्वास है उसको रिटेन किया हुआ है। चलें, तो ये अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, अगर आपने शरीर के अंदर श्वास को रोका हुआ है और साथ में ये दोनों चीज़ें, तो इस चीज़ को बोला जाता है जलंधर बंद। आप जलंधर बंद लगाते वक्त जनरली आपका जो साधक है या जो साधिका है उसका शरीर कुछ इस तरीके से हो जाता है। चिन जो है वो चेस्ट पर लगी हुई है, थ्रोट को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ आपने अपनी जो श्वास है वो अंदर पकड़ के रखी हुई है, तो पेट वगैरह भी जो है वो एकदम आपका अंदर चला गया। अब किया कैसे जाता है, इसकी स्टेजेस वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले सिट कंफर्टेबली इन पद्मासन और सिद्धासन। सब अब आपको जैसा भी ठीक लगे आप पद्मासन में या सिद्धासन में कंफर्टेबली बैठ जाइए। अगर घुटनों में कोई समस्या नहीं है, कोई दर्द नहीं है, गाठिए की कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में पद्मासन में बैठ जाइए, और अगर घुटनों में कोई समस्या हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में सिद्धासन में बैठ जाइए। उसके बाद प्लेस बोथ द हैंड्स और पाम्स ऑन द नीज इन जनान मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा। आप ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जो है अपने पाम अपने दोनों हाथों को अपने नीज वगैरह के ऊपर रखिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने ध्यान मुद्रा नहीं लगाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसी की जगह पे आप इस तरीके से अपनी ध्यान मुद्रा बनाकर अपने यहाँ पर नीज पे रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, इसमें बोला जाता है इसलिए ऐसा करना चाहिए। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कर सकें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसके बाद जब आपने अपने दोनों नीज पर अपने दोनों हाथों को या फिर अपने हथेलियों को, रिस्ट को, पाम्स को आपने एक बार जब ध्यान मुद्रा में रख दिया, उसके बाद में तीसरी चीज़ आपने जो करनी होती है, पूरे के पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। 1-2 मिनट एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, अब कुछ मत करिए। जब आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो गई है उसके बाद में आपने करना यह है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आराम से धीरे 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 इनहेल करना है, और स्लोली और डीपली इनहेल करना है। जितना हो सके उतना स्लो और जितना हो सके उतना ज़्यादा डीप आपने इनहेल करना है। जितनी ज़्यादा श्वास आप अपना अंदर खींच सकते हैं स्लोली और डीपली उतना खींचनी है, और वो सारी की सारी श्वास जो है उसको रिटेन कर या फिर उसको पकड़ कर रखना है, उसको रिटेन कर या उसको पकड़ कर रखना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा स्लो, जितना हो सके उतना ज़्यादा डीप श्वास लेनी है, उसको पकड़ के रिटेन कर रखना है। उसके बाद लोअर द चिन डाउन इन फ्रंट एंड सेट इट अगेंस्ट द जगलर नॉच ऑन द स्टर्नम नॉच एंड क्लोज द आईज। इसके बाद में आपने करना यह है कि अपना जो चिन है उसको नीचे की तरफ में लेकर आना है, और आपके जो जगलर वीन है वहां पर, या फिर इस तरह से सिंपली बोला जाए, आपको अपनी जो चिन है उसको अपने चेस्ट पर रख लेना है। ठीक है जी, और आंखों को बंद कर लेना है। तो ये करने के बाद में जितना देर तक हो सके उतनी देर तक अपनी श्वास को आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपसे श्वास पकड़ के नहीं रखते बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में धीरे से आप अपना सर को उठाएं और अपनी श्वास को छोड़ दें। यहां पर भी श्वास जो है धीरे धीरे छोड़नी है, एकदम से ताकत से नहीं छोड़नी है। जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सहेल करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा डीपली एक्सहेल करिए, मगर आराम से धीरे धीरे करिए। तो 3-4 चीजें हो रही है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया जा रहा है, पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ गए, शरीर को एकदम रिलैक्स होने दिया। उसके बाद में जितना हो सके उतना ज्यादा, और आप तीसरी चीज ये कि अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लिया, अपने घुटनों के ऊपर नहीं भी रखना है, अगर घुटनों पे सिंपली अपने हाथों को अगर अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना है तो भी कोई इश्यूज नहीं है, मगर अगर आप ध्यान मुद्रा लगा के रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चौथी चीज जो करनी है, जितना हो सके उतना ज्यादा अपने श्वास अंदर की तरफ में खींचनी है। खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। जब मैक्सिमम श्वास आपने खींच ली उसके बाद में आपने अपने चिन को झुकाना, अपने चिन को जो है नीचे करना है, और चिन को नीचे कर इसको अपनी छाती पर लगाना है, और अपनी
अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब जब तक हो सके उतनी देर तक अपने को इसको पकड़ के रखना है, एंड जब आपको लगे कि अब आपकी बस हो रही है, अब आपसे और इसको पकड़ के नहीं रखते बन रहा, तो ऐसी कंडीशन में फिर अपना बंद जो है छोड़ देना है, या फिर अपनी जो श्वास है उसको छोड़ देना है, और जितना हो सके उतना आराम से धीरे धीरे जितना श्वास आप छोड़ सकते हैं छोड़िए और डीपली एक्सेल करिए। इस तरीके से ये जो बंद है इसको लगाया जाता है। अब इसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपनी बैक जो है पूरी प्रक्रिया के वक्त में आपको स्ट्रेट रखनी है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की लचक नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि नेक में किसी भी तरीके का कोई जर्की मूवमेंट नहीं आना है। जब आप अपने जो चिन है उसको अपने चेस्ट पे लगा रहे हैं और जब आप उसको ऊपर वापस ला रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपकी नेक के मूवमेंट में किसी भी तरीके का झटका या जर्क नहीं आना चाहिए। तीसरी बात यह कि अगर आपको दिल की कोई समस्या है, अगर आपको हार्ट डिसीज है, या फिर अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसी परिस्थिति में आप इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसी परिस्थिति में इसको अवॉइड करना बेटर है, ऐसी परिस्थिति में से ना करें। बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं? लगातार अगर आप जालंधर बंद की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके चलते आपकी जो थायराइड की फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होती है, थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होती है, और इसके साथ ही साथ आपके जो थ्रोट के एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ठीक होते चले जाते हैं। दूसरा ये कि गैसेस का जो भी एक्सचेंज होता है ब्रीथिंग के वक्त में, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसमें आपका कुछ ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी, क्योंकि आपने ब्रेथ पकड़ के रखी है, आपने रिटेंशन कर रखा है, इसके चलते काफी हद तक जो है ये बढ़ती है, काफी हद तक ये एनहांसमेंट होता है। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेना नॉर्मल श्वासों में, और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सकने की टेंडेंसीज आपके अंदर डेवलप होती हैं, और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है आपको मिलता है। अगला जो है वो आता है उद्यान बंद। अब उद्यान बंद कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो ये शब्द है उद्यान, इसका मतलब क्या है? उद्यान में जो उद है और जो दी है, इन दोनों शब्दों के कुछ मतलब होते हैं। उद्यान में उद और दी, ये जो दो शब्द हैं, इनकी मदद से मिलकर ये आपका उद्यान शब्द बना है। तो इसका मतलब होता है टू फ्लाई अप और टू राइज अप, यानी कि अगर किसी चीज को आप ऊपर की तरफ में उठाते हो, या कोई चीज अगर फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ में जा रही है, तो उसके लिए उद और दी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी मदद से मिलकर ये शब्द जो है उद्यान बना है। इसीलिए इस बंद का नाम जो है जालंधर, इस बंद का नाम जो है उद्यान बंद रखा गया है, क्योंकि इसको जब आप लगाते हो तो इससे आपके शरीर का जो प्राण है, फिर आपके जो प्राण वायु है, वो एक बर्ड की तरह ऊपर की तरफ में फ्लाई करते हैं, या फिर यूं बोलूं कि आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में जो है उनका रिटेंशन होता है। इसलिए इसका जो नाम है उसको उद्यान, इसका नाम जो उद्यान बंद रखा गया। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है? सबसे पहले आपने कंफर्टेबली सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाना है। पैरों में कोई समस्या नहीं है तो फिर आप पद्मासन में बैठिए, घुटनों में अगर कोई समस्या हो रही है तो फिर सिद्धासन में बैठ जाइए। जो भी आपको ठीक लगता है कंफर्टेबली आप उस आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद में दोनों हाथों को नीज के ऊपर फर्मली आपने रख लेना है, ठीक है जी। तीसरा, एक्सहेल कंप्लीटली थ्रू माउथ एंड होल्ड द ब्रेथ आउट। अब यहां पर आपने जालंधर बंद में जो किया था जस्ट उसका उल्टा करना है। जालंधर बंद में क्या किया था? श्वास को जितना हो सके उतना अंदर खींच लिया था और उसके बाद में पकड़ के रखा था। यहां पे क्या करना है? जितना हो सके उतना ज्यादा श्वास को छोड़ देना है और उसके बाद में पकड़ के रखना है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा डीपली और उतना ज्यादा कंप्लीटली आपने एक्सहेल करना है, श्वास छोड़नी है। और जब आप पूरा श्वास छोड़ चुके हैं, पूरी तरीके से आपने कंप्लीटली एक्सहेल कर दिया है, उसके बाद में आपने अपनी सांस पकड़ लेनी है। उसके बाद में आपने श्वास अंदर नहीं लेनी है, ब्रीथ को बाहर ही के बाहर जो है पकड़ के रखना है। अब आपका जो एब्डोमिनल मसल्स वगैरह हैं, इनको आपने ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ जो है उठाना है। और ये और पूरे प्रक्रिया के वक्त में जो है आपको स्पाइन को इरेक्ट रखना है। अपना एब्डोमेन को ऊपर अंदर की तरफ भी करना है और ऊपर की तरफ में भी उठाना है, स्पाइन की तरफ में। एंड पूरी प्रक्रिया के वक्त में आप श्वास जो है बाहर छोड़ के रखेंगे। जितना देर तक हो सकेगा आप उतनी देर तक अपना श्वास को रिटेन करेंगे बाहर। जब तक आपको कंफर्टेबल लगे तब तक आप जो है सांस को रोक कर रखेंगे। 3-4 चीजें की गई हैं। पहले तो अपन बैठ गए पद्मासन में या सिद्धासन में, उसके बाद में जितना हो सके उतना ज्यादा आपने जो है एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल करने के बाद में आपने अपनी सांस को रोक लिया, हाथों को आपने फर्मली अपने घुटनों पर रखा हुआ है और अब अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ में खींचा है। अपने कह सकते हैं आप जो अपने एब्डोमेन को जो है आपने अपने अंदर की तरफ में खींचा है, स्पाइन की तरफ में, और ऊपर की तरफ में उठाया है और इस पर्टिकुलर पोजीशन को आपने पकड़ के रखा है। साथ ही साथ आपने अपनी श्वास रोक के रखी हुई है, आपने अपनी सांसों को जो है रोक के रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर अवस्था में कुछ इस तरीके की परिस्थिति बनेगी। आप
जितनी देर तक हो सके आप कंफर्टेबली अपने जब तक इसमें बैठ सकते हैं बैठिए। जब आपको लगे कि अब आपसे बैठते नहीं बन रहा, तो उसके बाद में अपना सर जो है फिर से ऊपर की तरफ में उठाइए और अपनी जो श्वास आपने बाहर रोक रखी थी अब इसको फिर से अंदर की तरफ में खींचना शुरू करिए और एब्डोमिनल मसल्स को फिर से छोड़ दीजिए और रिलैक्स होने दीजिए। पेट जो है फिर से नॉर्मल हो जाने दीजिए और उसके बाद में फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन में लौट कर आ जाइए। तो 4-5 चीजें करनी है। सबसे पहले श्वास छोड़ के बाहर पकड़ ली, एब्डोमिनल मसल्स को जो है स्पाइन की तरफ में अपने अंदर की तरफ में खींचा, तीसरी देर जितना देर तक हो सके इसको पकड़ के रखा है एंड जब आपसे लगा कि अब आपसे नहीं श्वास पकड़ के रखते बन रही, तब आपने नॉर्मल हो गए और श्वास को फिर आपने अंदर लेकर इनहेल करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो है इस पर्टिकुलर बंद को जिसका नाम है उद्यान बंद, इसको लगाया जाता है। अब इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो ये हैं कि आपको एक्सहेल करने के बाद में जब आपने पूरी तरीके से अपनी श्वास बाहर छोड़ दी है उसके बाद ही अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ में खींचना है। ये नहीं करना है कि आपने जिस वक्त श्वास छोड़ रहे हैं, जिस वक्त आपने एक्सहेलेशन शुरू कर दिया है उसी वक्त में जो है आप अपने मसल्स को भी साथ में अंदर ला रहे हैं। जब आपने पूरी श्वास छोड़ दी और अब आपके अंदर अब श्वास वगैरह लेने की हिम्मत नहीं रह गई है, अब श्वास और ज्यादा आप छोड़ने की जो नहीं रह गई कैपेबिलिटी, उसके बाद में आपने अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ में खींचना है। उसके बाद में जहां तक हो सके अपनी श्वास को अपनी लिमिट से ज्यादा पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। एक बंदा है वो 20 सेकंड तक अपनी श्वास पकड़ के रख सकता है, अब आप उसको 40 सेकंड तक श्वास पकड़वा के रखवा रहे हो तो फिर ये चीज ठीक नहीं है। 20 से 25 सेकंड रोक ले, बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो जितना आपकी लिमिट नहीं है उसके बियॉन्ड आपको अपनी श्वास नहीं रोकनी है। और तीसरा, अगर भैया हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर हार्ट का कोई डिसीज वगैरह है, तब इस चीज को मत करिएगा। तब ये चीज करते हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, तब शायद ये बंद फायदे की जगह नुकसान कर जाए। तो हार्ट डिसीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज नहीं करनी है। अब इसके बेनिफिट्स, उद्यान बंद सबसे पहली चीज जो करता है वो ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को मजबूत करता है। दूसरा ये कि आपके जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे टोन्ड हो जाते हैं, मसाज हो जाते हैं और अच्छी तरीके से स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं। तीसरा, आपकी डाइजेशन की प्रोसेस को ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। चौथा, आपकी लंग कैपेसिटी को ये बढ़ाने का काम करता है। आपकी लंग कैपेसिटी काफी अच्छे से जो है इसमें इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। अगली अब तो इसी के साथ में अपने बंद वगैरह जो है वो खत्म होते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, वो रहेगा ध्यान। अब हम लोग ध्यान के बारे में बातचीत करेंगे कि ध्यान क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। वैसे तो ध्यान कई सारे तरीकों से लगाया जाता है, मगर एकदम जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मेडिटेशन या फिर ध्यान कैसे किया जाता है, बेसिकली हम लोग उसके बारे में बातचीत करने वाले। क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या प्रोसेस रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो लास्ट अपना जो टॉपिक है इस चैप्टर का और इस लेक्चर का, उसको शुरू करते हैं। इसका नाम है ध्यान। चले देखते हैं। तो ध्यान, सबसे पहली बात तो ये कि किसका पार्ट है। ध्यान आपका अष्टांग योग का पार्ट है। पहली चीज़ तो ये अपने को ध्यान में रखनी है कि ध्यान जो है वो अष्टांग योग का पार्ट है। यहाँ पे लिखा, इसको फैंसी अंग्रेजी में ध्याना गया है, मगर याद रखना है कि ध्याना नहीं, इसको हिंदी में या संस्कृत में ध्यान ही बोला जाता है, या फिर साउथ में अगर आप चले जाओगे तो ध्यानम बोला जाता है। ध्याना कहीं नहीं जनरली बोला जाता, ध्यान या फिर ध्यानम शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अंग्रेजी में क्योंकि वो लोगों से प्रोनाउंस नहीं होता तो वो लोग इसको ध्याना बोलते हैं और ध्याना लिखते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम ध्याना नहीं है, ध्यान है। तो याद रखिएगा इस बात को कि ध्यान या फिर ध्यानम। अब ध्यान या फिर जो ये ध्यानम है, पहली चीज तो ये कि अष्टांग योग का पार्ट है, यानी कि महर्षि पतंजलि ने भी इसका जिक्र किया था और उसके बाद फिर दूसरों ने भी इसका जिक्र किया। भगवान बुद्ध तो बाकायदा ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जितने भी अपने ऋषि मुनि हैं, भगवान शिव हैं, इस तरीके से आपको अपने जितने भी बड़े बड़े फिगर्स हैं इंडियन, आप कह सकते हैं कल्चर में, या जो हमारे गॉड्स हैं या फिर जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो आपको इसी तरीके से ध्यान की मुद्रा में या ध्यानम की मुद्रा में बैठे हुए दिखते हैं। अब ध्यान जो है वो बेसिकली है क्या चीज़, तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ माइंड एंड इज गेटवे टू द इनर वर्ल्ड। यानी कि अगर आप अपने अंदर की तरफ टर्न करना चाहते हैं, अगर आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ पे जो है और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि आप अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल डायमेंशन अगर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये प्रैक्टिस है ध्यान की, बेसिकली माइंड की एक प्रैक्टिस है। ये एक जरिया होता है जिसके चलते आप अपने अंदर की तरफ में टर्न कर सकते हैं। आप इनर वर्ल्ड या फिर आपका जो इनर डायमेंशन है, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है, उसकी ओपनिंग जो है कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जितने भी ज्ञान वगैरह की प्राप्ति होने की प्रक्रिया है, ये सब एक ही रास्ते से होकर जाती है,
और वो है ध्यान। जब आप ध्यान की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की शुरुआत होती है, एक स्पिरिचुअल बाउंड्री, एक स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं खिड़की खुलती है, स्पिरिचुअल विंडो आपके अंदर ओपन होती है, और उसके चलते इनर वर्ल्ड कह लें या फिर आप जो मटेरियलिज्म से आप ईश्वर को जानने की तरफ एक अलग तरीके की यूनिक जर्नी पर आप निकल जाते हैं। इसको सही वर्ड्स में समझाया भी नहीं जा सकता, बेसिकली इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो उसको एक्सपीरियंस कर ही समझ में आता है कि ध्यान किस चीज़ का नाम है और ये आपको कहाँ लेकर जाता है। वन कैन एंटर एंड इनटू ध्यान स्टेज आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ शतकर्म, आसन एंड प्राणायाम। एक बार जब आपने शतकर्म कर लिए हैं, एक बार आपने जब आसन लगा लिए हैं, जब आप प्राणायाम वगैरह कर चुके हैं, तो उसके बाद में बॉडी एक तरीके से जो है थोड़ा सा तैयार हो जाती है ध्यान वगैरह की अवस्था में जाने के लिए। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से अगर आप मिट्टी की मदद से अगर बर्तन बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपने कोई भी सूखी भुरभुरी मिट्टी उठाई और उससे बर्तन बनाना शुरू कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। आपने पहले उसमें पानी डालना पड़ेगा, और पानी भी डालने के बाद में आप उसको ऐसा छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में वो मिट्टी फिर सूख जाएगी। तो पानी पहले तो मिट्टी खोद के निकालना पड़ेगी, उसके बाद में फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, पानी डालने के बाद में फिर उसको थोड़ी देर के लिए आपको जो है उसको गूंथना पड़ेगा, और जो सही प्रपोर्शन है मिट्टी और पानी का वो बनाना पड़ेगा ताकि चाक पर रखकर जो है उसको व्हील पर रखकर उसको सही तरीके से कोई शेप दिया जा सके। तो जिस तरीके से मिट्टी के साथ में भी एक अच्छी खासी प्रोसेस करना पड़ती है उससे बर्तन बनाने के पहले, एग्जैक्टली उसी तरीके से ध्यान वगैरह के करने के पहले अपने शरीर को और अपने मन को एक सर्टेन अवस्था में, एक सर्टेन स्टेट में लाना होता है, और उसके लिए आसन, प्राणायाम, शतकर्म, योग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, जो जितना भी योग हमने पढ़ा, ये तो खैर बहुत छोटा सा पार्ट है, पूरे योग सूत्र में और भी बहुत सी चीजें दी गई हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं, सारा जो योग अभ्यास है ये किया जाता है ताकि आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को ध्यान की अवस्था में लेकर जाने के लिए तैयार कर सकें, उसको फिजिबल बना सकें। अब यहां से इतना सा कुछ करने के बाद में अब आप ध्यान करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से जो है ध्यान की अवस्था में उतरा जा सकता है। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि वन कैन एंटर इनटू ध्यान स्टेज आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ शतकर्म, आसन, प्राणायाम एक्सेट्रा। दे इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द माइंड टू फाइनली ट्रांसेंड द माइंड। इसमें सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है या ध्यान करने में सबसे पहली चीज आपको समझ में आती है कि आप जो है मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। अब आप में से कई लोगों के साथ में होता होगा कि जो आप सोचना नहीं चाहते दिमाग वही सोच रहा है, जब आप कोई चीज नहीं याद करना चाहते उसी चीज की याद आ रही है, जब आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं मन ने कसम खा ली है कि उस वक्त वो आपको याद नहीं दिलाएगा। इस तरीके से अगर मन आपके वश में नहीं है, आपके काबू में नहीं है, आपके साथ में खेल रहा है, तो पहली चीज जो ध्यान करने से होती है, ध्यान में जो सिखाई जाती है वो यह है कि मन को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, या आपकी बात माने, ना कि आपके ऊपर अपना हुक्म चलाए, या आपका मास्टर ना बने बल्कि आपका सर्वेंट बनकर रहे, आप इसके मास्टर बने, या फिर आप इसके ऊपर कंट्रोल ले सकें। या फिर इसको इस तरह से भी बोला जाता है कि मन बेसिकली एक बेलगाम घोड़ा है। ध्यान की मदद से हम लोग इसमें लगाम डालते हैं और उस लगाम को खींचकर उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। एक बार जब आप मन को कंट्रोल करना सीख गए, एक बार जब आपको मन को या फिर आपके माइंड को कंट्रोल करना आ गया, तो फाइनली आप इसको ट्रांसेंड करना शुरू कर जाते हैं, आप इसके पार जाना शुरू कर जाते हैं, और यहाँ से स्पिरिचुअल डायमेंशन और मेटाफिजिक्स के डायमेंशन खुलना शुरू होते हैं। और फिर ये अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जिस पर फिर अगर कोई व्यक्ति निकल जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। इट हेल्प्स टू इंप्रूव द कंसंट्रेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। बहरहाल एक नॉर्मल व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत देर ध्यान लगाए, रेगुलर ध्यान को अगर अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, तो उससे उसको जो आपके वर्ल्डली बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो अपने मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। आपको आप में से कोई एक अगला व्यक्ति अगर ओशो बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, मगर जो बेसिक फ़ायदा होता है वो यह है कि आपका कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं इनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये चीज़ें ठीक हो जाती है। तो इन सबके जो है फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। अब देयर आर सेवरल मेथड्स टू प्रैक्टिस ध्यान। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ध्यान करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं ध्यान में उतरने के। ओशो ने कई सारे तरीके बताए हैं, और भी जो आपके अलग अलग मास्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके बताए हैं। बुद्धिस्ट मेडिटेशन एक अलग होता है, इसी तरीके से आपके अलग अलग मेडिटेशन की जो तरीके हैं, आपको 50 तरीके का मेडिटेशन जो है देखने को मिलता है, हजारों तरीके होते हैं जिससे ध्यान किया जा सकता है। आप जो तरीका आपको ठीक लगता है आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर अपन लोग जो डिस्कस करेंगे वो बिगिनर्स का तरीका है, जो बिगिनर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ द ध्यान आर टू बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट
पॉइंट, इधर अ मंत्रा और एन ऑब्जेक्ट। तो खैर कई सारे मेथड्स आपके पास में ध्यान करने के या ध्यान की प्रैक्टिस करने के होते हैं। हालांकि सारे मेथड्स में इस बात पे ध्यान रखवाया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपकी खुद की श्वास भी वो चीज़ हो सकती है, या फिर किसी मंत्र के ऊपर जो है आप फोकस करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर आप किसी मंत्र के ऊपर फोकस करते हैं और उसी के साथ में अपनी श्वास और बाकी सारी चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं और इस तरीके से जो है ध्यान वगैरह किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आप कई अगर आप चाहें तो गूगल करके देखिएगा वाटर मेडिटेशन, तो उसमें सिंपली बहते हुए पानी जो है उसकी साउंड्स वगैरह के 10-10 घंटे के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अब उसमें किया ये जाता है, कोई भी साधक उनको लगा लेता है कान में और बस उनको सुनता हुआ बैठा रहता है। तो ये इसमें वो क्या कर रहा है, अपनी सारी जो फोकस है उस बहते हुए पानी के साथ में जोड़ रहा है। वक्त के साथ में उसकी जो सांसें हैं वो भी उस पानी के साथ में एक सर्टेन पैटर्न पे जो है अंदर बाहर होने लगती हैं और एक अलग ही स्टेट में निकल जाता है और वो घंटों का ध्यान जो है उसकी एकाग्रता और उसके कंसंट्रेशन और उसके फोकस को बढ़ाता है। अब कोई पानी के साथ में नहीं करना चाहता तो रेन के साउंड के साथ में कर लेता है। कोई अगर चाहे तो आपके मंदिर में जो थोड़े थोड़े वक्त में घंटा बजता है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन में खासतौर पर ये चीज़ होती है, वो कई बार उसके साउंड्स वगैरह के साथ में कर लेते हैं। कई बार लोग कोई साउंड नहीं लगा के सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कर लेते हैं। कई बार लोग किसी एक पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण करते चले जाते हैं। तो जो भी है, अगर आप आंखें बंद कर बैठ गए हैं ध्यान की मुद्रा में और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई साउंड हो, कोई मंत्र हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान की तरफ लेकर जाती हैं, या फिर हर तरीके के ध्यान में इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। अब ध्यान की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि ये बिगिनर्स की प्रोसेस है, या बिगिनर्स वगैरह जब ध्यान करना चाहते हैं तो इस तरीके से किया जा सकता है। बाकी ध्यान हज़ारों तरीकों से हो सकता है, तो ये नहीं है कि उस तरीके से जो ध्यान होता है उसकी स्टेप्स आपने डिस्कस नहीं करी। ये एक बेसिक या फिर एक बिगिनर्स का मेडिटेशन है और उसके बाद में फिर डीप मेडिटेशन और सोफिस्टिकेटेड मेडिटेशन कई सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाना है। सिंपल सी बात है, क्रॉस लेग कर हल्थी पल्थी मारकर या फिर पद्मासन में पद्मासन में आपको बैठ जाना है। जैसे यहाँ पे ये साधक बैठा हुआ है, इस तरह से बैठ जाएं। थोड़ा और कंफर्टेबल तरीके से बैठना चाहते हैं तो वैसे बैठ जाएं, जैसे भी आपको बैठना है बैठ जाएं। उसके बाद में अपनी जो प्लेस हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा ऑन द नीज। अब आपकी जो दोनों हाथ हैं इनको ध्यान मुद्रा में अपने नीज के ऊपर रख लें। अगर रखना है तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो नॉर्मली जैसे यहाँ पर साधक ने अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ के रखा है, भगवान बुद्ध इस तरीके से अपने हाथों को रखकर बैठा करते थे, ऐसे बैठ सकते हैं। चाहे तो अपने हाथों को जो है अपने घुटनों पर रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। नहीं तो अगर आप चाहें तो ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। इस तरीके से आप बैठ जाएं। इसके बाद में एक बार जब आपने ध्यान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को नीज पे रख लिया, उसके बाद में स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड विद क्लोज आइज। अब आपने आंखें बंद कर लेनी है, अपनी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, रिलैक्स करना है एंड आंखें वगैरह एकदम बंद करके अब अपना बैठ जाना है, स्टिल होके, शांत होके। इसके बाद में क्या करना है, अब अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। धीरे 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 ऑब्जर्व करिए कि कैसे आपकी सांसें अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं, कैसे अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर फोकस करना है और जितनी देर तक आप इस प्रोसेस को कर सकें करें। शुरुआती वक्त में जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान के आदी नहीं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा शरीर इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है, तब मिनिमम 5-7 मिनट के लिए इस प्रोसेस को कर देखिए। एंड जब ये 5-7 मिनट की प्रोसेस हो जाए, उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपको और ध्यान नहीं करना, आप उतना और ज़्यादा ध्यान या फोकस नहीं कर पा रहे हैं श्वासों के ऊपर, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए 5-7 मिनट में कि आप पूरा ध्यान, अपनी एकाग्रता जो है अपनी श्वास पे केंद्रित कर दें। आपके सांसें किस तरह से अंदर बाहर हो रही हैं इस पर पूरी तरीके से अपने आप को फोकस कर दें। अब जब आपको लगता है कि अब आपने जो है नॉर्मल होना है, आपका ध्यान से बाहर आना है, तो अपनी आंखें मत खोलिए, सिर्फ उस सांस के ऊपर फोकस करना बंद कर दीजिए। अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं उसको लेकर अपनी अवेयरनेस वगैरह जो है उसको लेकर आइए। फिर से अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको लेकर आप एक चेतना अपने अंदर जगाइए। उसके बाद अभी आंखें बंद रखिए, अपने दोनों हाथों को, अपने पाम्स को एक दूसरे के साथ में जेंटली रगड़ना शुरू करिए जब तक वो आपको थोड़ा सा गर्म ना महसूस होने लगे। उसके बाद में इन हाथों को जेंटली रब करने के बाद में अपनी आंखों के ऊपर इस तरीके से रखना है। थोड़ी देर तक इसको महसूस करना है कि आपके हाथों से आपकी आंखों के अंदर ऊर्जा जा रही है। धीरे 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 उसको अपने चेहरे पर लाना है और उसके बाद में इनको हटाने के बाद में अपनी आंखों को खोलना है और रिलैक्स करना है। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस वगैरह की जाती है। अब ध्यान की जो ये तरीका है या जो ये प्रैक्टिस है, इसमें हमने किस पे फोकस किया है, ब्रीथ के ऊपर फोकस किया है, अपनी
श्वास के ऊपर फोकस किया है, प्राणवायु के ऊपर फोकस किया है। तो इसके चलते कई बार ध्यान का जो ये तरीका है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको कई बार जो है ब्रीथ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। वन कैन प्रैक्टिस इट बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक एनी ऑब्जेक्ट इन बिटवीन आईब्रो सेंटर और एनी साउंड एक्सेट्रा। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये तो खैर श्वासों के ऊपर पे फोकस करने वाला है। इसके अलावा आप चाहें तो कोई मंत्र अपने मन में लगातार बोल सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं, या किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो मेडिटेशन है या फिर ये जो ध्यान है, इसके चलते आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है और इससे आपका बॉडी माइंड सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से शांत हो जाता है, फोकस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान वगैरह से होती हैं। इससे होता क्या है, इसके चलते आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपकी हार्ट रेट वगैरह जो है वो कंट्रोल में रहती है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ एकदम काम डाउन हो जाती हैं और आपकी एंजाइटी वगैरह जो है वो रिड्यूस होती है, आपके अंदर एंजाइटी वगैरह नहीं आती। तो ये जो है ध्यान के फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन एक्टिवेट होता है, तो वो स्पिरिचुअल डायमेंशन अगर एक्टिवेट होता है, इट विल मेक वंडर्स, इट विल मेक वंडर्स। याद रखिएगा इस बात को, इट विल मेक वंडर्स। तो फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके के खूबसूरत किस तरीके के खूबसूरत एहसास या किस तरीके की खूबसूरत अनुभूतियाँ आपको हो सकती हैं, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं अगर ध्यान वगैरह करने से आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन खुलता है। मगर वो बात की बात है, वो लगातार सालों के अभ्यास के कारण के बाद होता है, मगर बेसिकली ये सारी चीज़ें वगैरह जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है बिगिनर्स का ध्यान है, इस तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पहले आंखें मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, या तो ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को आप रख लें अपने घुटनों पे, नहीं तो सिंपली रख लें, या फिर जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है इस तरीके से भगवान बुद्ध बैठा करते थे, ऐसे रख लें, बुद्ध मुद्रा भी बोलते हैं ऐसे। एंड उसके बाद में फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे फोकस करें, आंखें वगैरह बंद करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप करना चाहते हैं। जब आपका मन करे कि जब आपको लगे कि अब और ज़्यादा करने की इच्छा नहीं है, आंखें मत खोलिए, बस रुक जाइए, श्वासों पे ध्यान देना बंद करिए, सराउंडिंग्स के प्रति अपनी चेतना फिर से वापस लेकर आइए, हाथों को रब करके अपने हाथों थोड़ा जब गर्म हो जाए हाथ, उसके बाद अपनी आंखों पे रखिए। आंखों पे रखने के बाद चेहरे पे थोड़ी देर रखिए और इस तरीके से नीचे लेकर आइए, आंखें खोलिए और उसके बाद रिलैक्स करिए। ये जो है तरीका है, इस तरीके से आपका ध्यान किया जाता है। और इसी के साथ में जो है अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है, एंड इसी के साथ में इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक अपना समाप्त हुआ। और इसी के साथ में ये जो लेक्चर है, इसमें भी जो डिस्कशन वगैरह अपने को करना था वो सारा का सारा यहाँ पर समाप्त होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन, एज वेल एज इसी के साथ में अपने क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो NCERT की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 6 योगा एंड इट्स रेलेवेंस टू मॉडर्न डे वर्ल्ड, इसके जो वन शॉट रिवीजन की सीरीज़ थी, इसका तीसरा और आखिरी पार्ट भी अपना समाप्त होता है। और इसी के साथ में इस चैप्टर का अपना जो वन शॉट रिवीजन या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, वो भी यहाँ पे अपना खत्म होता है। अब यहीं पर मैं आप इस सेशन को भी ख़त्म करना चाहूँगा और आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हालांकि एंड करने के पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सेशन की शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। अगला सवाल जो आप लोग पूछेंगे वो ये है कि भाई आप ये कंटेंट एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इस कंटेंट को एक्सेस करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इस कंटेंट को आपने यूट्यूब का जो मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है, इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर इस सारे के सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके पीसी पर हर जगह चल जाएगा। तो इसको देखें, इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और इससे जितना ज़्यादा हो सके अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा एक चीज़ हम ये भी समझते हैं कि जब आपको रिवीजन करना होता है तब आप ये सारे के सारे लेक्चर्स को या सारे के सारे वीडियोज़ को फिर से नहीं देख सकते। अब एग्जाम के एक रात पहले रिवाइज करना है तो सारे वीडियोज़ वगैरह तो आप नहीं देखोगे, आपको नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई-बुक्स के फॉर्म में ये सारा कंटेंट जो आपको वीडियो लेक्चर्स में देखने के लिए मिलता है, ये नोट्स के फॉर्मेट में भी लेकर आता है। हार्ड कॉपी बुक्स अगर आपको चाहिए या सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स चाहिए तो उसके भी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
आप वहाँ से जाकर इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड दिस अगर आपको इसके अलावा कोई और डिमांड है, अगर आप कोई और बात भी हम कोई और चीज़ शेयर करना चाहते हैं, आप अगर कोई नया कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आपकी कोई और शिकायत है, अगर आपका कोई और आप कोई और चीज़ अगर हमें बताना चाहते हैं, सिंपली आप अगर हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह की मदद से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितना हो सके इस वेंचर का उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इससे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को उतना ज़्यादा इन्हांस करें, जितना हो सके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, एक बेहतर इंसान बने और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।